मीठा क्या करते हैं, खाने के बाद खाते हैं, ये गलत होता है। क्या होता है देखिए, टंग मैंने बताया न्यूरोप्लास्टिक फाइबर है, जैसे हमने टंग पे कोई चीज रखी है तो एकदम से सिग्नल जाता है इधर और उसी हिसाब से सिक्रेशन होता है। पर 20 kg 1 लीटर पानी पीना चाहिए वजन के हिसाब से, लोग पीते ही नहीं। मैं देखता हूँ 2-2 ग्लास भी पूरे दिन बिता दिया। हमारी बॉडी 72% पानी है, अगर हम पानी ढंग से नहीं पी रहे तो 72% हेल्थ तो हमारी वैसे ही इफेक्टेड है। और क्योंकि देखिए टॉक्सिन जब शरीर के अंदर बन गया है ना, तो टॉक्सिन और अग्निमंद है इसका मतलब, तो और अगर आप खाना डालोगे तो और टॉक्सिन बनाएगा, बिल्डअप बनाएगा। तो सेमी सॉलिड पे आ जाइए, क्योंकि ऑलरेडी इतना टॉक्सिन है। वैसे भी न्यूट्रिशन बॉडी नहीं ले रही है, क्योंकि सारा चैनल्स ब्लॉक है आपके। तो चैनल्स को क्लीन कैसे करेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन का पहला स्टेप है लंघन। लंघन मतलब फास्टिंग। 70 से 80% लोग उल्टी सांस लेते हैं, वो सांस को अंदर लेते हैं और पेट को भी अंदर ले लेते हैं ऐसे, ये ऐसे। और डायफ्राम ऐसे है, देखिए टेक्निकली बॉडी एनाटॉमी क्या बोलती है, ये डायफ्राम जब नीचे जाएगा ऐसे तो लंग्स पूरे एक्सपैंड होते हैं। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं साधना करता हूँ, मेरे को सिर्फ डार्क दिखता है। मैंने कहा आप बहुत लकी हो कि आपको डार्क दिख रहा है, क्योंकि लाइट इज इल्यूजन। लाइट नहीं है तो क्या डार्क तो है, डार्कनेस तो ऑलवेज, इट इज ऑलवेज परमानेंट। और थॉट्स वही आते हैं जो कि अनरिजॉल्व थॉट्स है। तो पहले मैं ये भी बोलता हूँ कि थोड़ा सा थॉट पे काम कर लीजिए, कि अगर कोई भी थॉट अगर बार बार आ रहा है तो वो अनरिजॉल्व है, दैट थॉट नीड्स योर अटेंशन, एंड एवरी थॉट दैट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, इट इज अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट। नमस्कार, कॉनो विद कृष्णांश के 20th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं ना कि काश कुछ ऐसा रोड मैप मिल जाए लाइफ के लिए, या फिर काश कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमको कोई बीमारी ना पड़े और उससे हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। हर तरीके की मेंटल हेल्थ हमारी सुधर जाए, फिजिकल हेल्थ हमारी सुधर जाए, मेटाबॉलिज्म सुधर जाए, हर चीज़ जितना ही पॉसिबल होता है लाइफ की, शरीर की हर डायमेंशन हमारी सुधर जाए। ऐसा मन करता ना कई बार? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बना हुआ है। इसके अंदर हमने आयुर्वेद के बारे में बात की है। अब अगर आप सोचते हैं कि तुलसी पीस करके, एलोवेरा लगा करके यही सब ही आयुर्वेद होता है, तो आप गलत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ 1% आयुर्वेद को जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश के लीडिंग आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर रविंद्र कौशिक कह रहे हैं, जो कि आज के हमारे गेस्ट भी हैं। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में रविंद्र कौशिक जी ने हमसे आयुर्वेद के बारे में तो बात की ही, साथ ही साथ उन्होंने बताया हमको क्रिया योग के बारे में, और कैसे आयुर्वेद और क्रिया योग एक दूसरे से लिंक्ड हैं एपिजेनेटिक्स के थ्रू। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को, जिसके अंदर हमने बात की है आयुर्वेद, क्रिया योग और भगवान की साइंटिफिक डेफिनेशन के बारे में। This podcast with Dr. Ravindra Kaushik begins in 3, 2, 1. डॉक्टर रविंद्र कौशिक, स्वागत है सर आपका हमारे शो पर, कॉनो विद कृष्णांश पर। कैसे हैं आप? कैसा फील कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और पॉडकास्ट कोई भी होता है, कहीं पे भी मेरे को अगर लोगों के समक्ष जाके आयुर्वेद को समझाने का मौका मिलता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। जी, खूबसूरत सर। अभी हमारा लास्ट पॉडकास्ट विवेक कृष्णा सर के साथ हुआ था। आप उनके साथ में काम कर रहे हैं सुखम स्टार्टअप पे। उसमें उन्होंने क्रिया योग और आयुर्वेद के बारे में जिक्र किया था अपने पॉडकास्ट में, और उन्होंने हमें बताया था पॉडकास्ट के बाद ऑफ रिकॉर्ड कि आप डॉक्टर रविंद्र कौशिक से मिलिए, उनसे पॉडकास्ट कीजिए। तो अगर वो किसी को रिकमेंड कर रहे थे तो आई वॉज लाइक कि शायद कुछ तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त नॉलेज उनके पास में होगी। एंड आपसे बात करिए ऑफ रिकॉर्ड, मुझे अभी फील भी हुआ कि यहाँ आज कुछ जबरदस्त बातें होने वाली हैं आयुर्वेद और क्रिया योग के बारे में। सर, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जरा हमारे ऑडियंस को ये बता दीजिए कि आयुर्वेद का ब्रेकडाउन क्या है। देखिए, आयुर्वेद जो है उसकी जो डेफिनेशन है, जो लोगों को पता है एक्चुअली में, जो लोग जानते हैं आज के समय में, तो उनको लगता है कि आयुर्वेद ना जड़ी बूटी है, दवाइयाँ हैं। किसी से भी जाके पूछ लो आप, हर कोई आपको यही बोलेगा। और मैं आपको अगर बोलूं कि जो लोग जानते हैं वो सिर्फ आयुर्वेद का 1% है। अच्छा, 99% तो लोगों को पता ही नहीं है कि आयुर्वेद है क्या। सो आयुर्वेद जीने का एक तरीका है, लाइफस्टाइल है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ लाइफ। तो आयुर्वेद कोई दवाई नहीं है, आयुर्वेद एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसको आपको अपनी जीवन शैली में उतारना है, उसको आपको फॉलो करना है, तो ही आप उससे लाभ उठा सकते हैं। तो मैं हमेशा हर इंसान को ये बोलता हूँ, आयुर्वेद एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़िए, उसको जानिए और अपने लाइफस्टाइल में उसके प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करिए, तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। आयुर्वेद हमेशा से प्रिवेंटिव साइंस रहा है कि आप उसको फॉलो करें तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। आप सोचिए, हमें वहां तक जाने की जरूरत ही क्यों पड़े कि हम बीमार होएं, फिर हॉस्पिटल जाएं, फिर दवाइयां खाएं। तो अगर हम आयुर्वेद को पहले से ही शुरू करेंगे और उसको फॉलो करते रहेंगे तो बीमारी नहीं पड़ेंगे। इसका शुरुआत कब से होती है? गर्भ संस्कार से। जब एक कपल बच्चे की प्लानिंग करता है कि अब उसको बेबी चाहिए, तो सोचिए उसके 3 महीने पहले से ही वो शुरू हो जाता है गर्भ संस्कार। पहला स्टेप क्या होता है गर्भ संस्कार में? दोनों कपल्स का शोधन।
शारीरिक भी और मानसिक भी। सोचो, विचारों से भी आपको स्वस्थ होना है, और आपको शारीरिक कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई आपको दोष पड़ा हुआ है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन है, उसका भी शोधन होना है। तो वहां से शुरुआत होती है बेसिकली। सोचिए, कंसीव करने के 3 महीना पहले 3 महीने पहले से जब आप प्लानिंग से, क्योंकि जब अगर दोनों शरीर स्वस्थ होंगे मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, तो ही एक अच्छा बेबी और एक अच्छा ऑफस्प्रिंग जो है वो आ पाएगा, जिसके संस्कार काफी अच्छे रहेंगे। तो जब मेरी एग्जिस्टेंस भी नहीं थी, उससे पहले से ही वो आयुर्वेद देखिए शुरू हो गया। आप समझिए, 3 महीने पहले से ही आयुर्वेद शुरू हो जाता है, और जब तक हम इस प्लेन पे रहते हैं तब तक आयुर्वेद हमारे साथ ही रहता है, और अगर हम उसको साथ रखें तो निश्चित ही हम बीमार नहीं पड़ेंगे। राइट। सर, क्या ये कहना सही होगा कि हम जो नॉर्मल, हम जिनको हमें नॉलेज नहीं है, उनमें मैं खुद को भी काउंट कर रहा हूँ, तो हम लोग अपने शरीर का बहुत ज्यादा प्रतिशत ऐसा हिस्सा है जिसको हम अभी तक डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं, जो हम जानते ही नहीं हमारी कैपेबिलिटीज को, हमारे फिजिकल कैपेबिलिटीज को। क्या ये कहना सही होगा? देखिए, बिल्कुल ये कहना सही होगा कि अभी हम, एक इंसान जो है मॉडर्न तरीके से अपने शरीर को जानता है, ठीक है। अब मॉडर्न, अगर आप देखेंगे मॉडर्न साइंस ने शरीर को कैसे समझा, डाइसेक्ट करके समझा उसने, कि ऐसे कट किया, फिर उसने ऑर्गन को देखा, फिर ऐसे कट करते हुए वो ऐसे उसने बॉडी को स्टडी किया है। और आयुर्वेदिक तरीके से अगर आप बॉडी को स्टडी करोगे तो आयुर्वेदिक बॉडी एनाटॉमी जो है वो शरीर बना कैसे है, वो उस तरीके से समझता है। तो अब मैं आपको वो समझाऊंगा वो बना कैसे है। पंच तत्व आपने सुने हैं, 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इससे पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड बना है, हमारा शरीर भी इसी से बना है। तो ये 5 तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब मैं 5 तत्वों का मैं आपको समझाऊंगा, तो पहला तत्व जो है आकाश तत्व, और फिर है वायु तत्व। तो आकाश क्या है? स्पेस। इस रूम में हम बैठे हैं क्योंकि जगह है, राइट। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा हृदय है वो यहाँ पे है क्योंकि उसको वहां जगह मिली, लिवर को यहाँ जगह मिली, स्पेस। हमारे सारे हॉलो ऑर्गन्स जो है वो, उसमें सारा स्पेस है। सोचिए, तो आकाश रिप्रेजेंट करता है स्पेस को, और वायु जो है, वायु रिप्रेजेंट करता है मोशन को। क्योंकि कभी कभी अगर मैं आपसे बोलूं कि बाहर जाके देखिए हवा चल रही है, नहीं चल रही है, आप क्या करेंगे? पेड़ के पत्तों को देखेंगे, वो हिलेंगे तो आप बोलेंगे हवा चल रही है। अगर कुछ भी नहीं हिलेगा तो आप क्या बोलेंगे? हवा नहीं चल रही। तो एयर हो गया मोशन। तो आकाश और वायु मिलके पहला पैरामीटर बनाते हैं आयुर्वेद का, इसको हम वात बोलते हैं। और वात हमारे शरीर के अंदर सारे मोशन और मूवमेंट्स को गवर्न करता है। चाहे कोई भी मोशन है, चाहे वो ब्लड का सर्कुलेशन है, चाहे वो यूरिन का मूवमेंट है, चाहे वो स्टूल का मूवमेंट है, चाहे वो फूड का मूवमेंट है, चाहे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट है, कुछ भी बॉडी के अंदर अगर मूव होगा तो वो वात की वजह से मूव होगा। एक्चुअली समझ आया? और इसका मूल स्थान कहां पर है? वात का मूल स्थान है कोलन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वहां पे ये रहता है, और वहां पे रह के पूरे बॉडी के मोशन मूवमेंट को, सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। एक्चुअली इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही सबसे चंचल दोष है, क्योंकि यही दोष जो है मूव कर सकता है। पित्त और कफ जो है, जो दूसरा और तीसरा दोष है, वो मूव नहीं कर सकता। वायु दोष को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उसको अगर आपने अपनी लिमिट में रख लिया, तो शरीर में बीमारी बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो क्योंकि मैंने बताया इसका स्थान कहां पर है? कोलन में। तो सबसे पहले ये वहीं से बिगड़ना शुरू होता है। वात जो है सबसे पहले वहीं से बिगड़ना शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? आपको मोशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे ना थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको लगेगा कि पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है। और हम क्या करते हैं? हम जाके लैक्सेटिव ले आते हैं और उसको खा लेते हैं, और स्टूल थोड़ा पतला हुआ और निकल के, रूट को हमने उसको ठीक नहीं किया, हमने क्या कर दिया? सिम्टम को वो कर दिया। क्योंकि वात का फंक्शन देखो, वात की प्रॉपर्टी है कोल्ड एंड ड्राई। हवा क्या है? सुखाती है ना। तो वात दोष जब बिगड़ेगा तो वो ड्राई करेगा, तो इंटेस्टाइन को ड्राई कर रहा है, इसकी वजह से मोशन मूव नहीं हो पा रहा है। और वो ड्राइनेस आ क्यों रही है? क्योंकि हम कुछ ऐसा खा रहे हैं अपने शरीर के अंदर जो कि पच नहीं पा रहा है, या हम गलत टाइम पे सही चीज को भी गलत टाइम पे खाते हैं, उससे भी शरीर में टॉक्सिन बनता है, और टॉक्सिन हमेशा एसिडिक होता है, तो वो ड्राई करता है हमेशा। तो हमने खाने पीने को, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, हमने सीधी दवाई पॉपिंग कर दी, राइट। बट सही तरीका क्या था कि वात दोष जब हमारा बढ़ गया है, उसको पहचान के शरीर में सबसे पहले आपको शुरुआत वहीं से होगी वात दोष की। तो जैसे आपको लगे कि आपका पेट साफ होना थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि ड्राई भी करता है, स्किन थोड़ी ड्राई होने लग गई है, आपको लगे, आपको एलर्जीज अगर बढ़ गई है, ठीक है, ये वात के सिम्टम है। और आपको दर्द होने लग गया है, पेन, क्योंकि मोशन मूवमेंट है ना, तो दर्द भी उसी का एक सिम्टम होता है। तो कितना आसान है देखिए पहचानना कि शरीर में कौन सा दोष इंबैलेंस हो रहा है। अगर शरीर में दर्द है, कब्ज हो रही है, गैस बन रही है, और आपको स्किन में ड्राइनेस हो रही है, ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंट कोल्ड एलर्जीज हो रही है, ये 5 मेन कॉमन सिम्टम्स हैं। जैसे ये आने लग जाए शरीर में, समझ लीजिए वात दोष बिगड़ना आपका सारा ही है मुझे तो। हाँ, तो कैसे ठीक कैसे करते हैं? ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? जो चीजें वात को बिगाड़ती हैं उसको आपको अवॉइड करना है। अब क्या बिगाड़ती हैं? जितनी भी विंटर वेजिटेबल्स हैं, जैसे गोभी है, मटर है, पालक है, ठीक है, ये तीनों सब्जियां वात को बिगाड़ती हैं। सबसे पहले इन सब्जियों को बंद कर दें, ठीक है। दूसरा बैंगन हो गया, उसको खाएंगे तो और वात बिगड़ेगा, तो उसको भी बंद करना है। फिर मूली, शलगम, ये भी वात को बिगाड़ती है। रात को दालें, सिर्फ मूंग की दाल को छोड़ के कोई भी दाल रात को नहीं खा सकता है, क्योंकि वो भी वात को बिगाड़ती है, स्पेशली राजमा, छोले और उड़द की दाल, आप समझे। अब चाय और कॉफी, टी कॉफी। अब देखिए, टी कॉफी सर्दियों में थोड़ा सा आप पी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है? विंटर्स है। अब विंटर्स
के अंदर क्या होता है, हमारे वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हमें ऐसा फूड चाहिए जो हमारे वेसल्स को डायलेट करे। तो अब चाय लेके कौन आया था, ब्रिटिशर्स, ठंडे इलाके से आते हैं, इसलिए चाय उनकी अगर वो नहीं पियेंगे तो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। बट हमारे इंडिया में 6 के 6 मौसम हमें देखने को मिल जाते हैं एक जगह पे, तो सर्दियों में चाय पी लो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे लोग गर्मियों में भी 4 5 6 10 चाय पीते हैं, आप सोचिए, और वो वायु को कितना बिगाड़ते हैं। जब डायलेशन का मतलब क्या हो गया, वो डायलेटिंग फूड है, तो गर्मियों में अगर आप 40 डिग्री पे ज्यादा चाय पियेंगे तो उससे अपर वेसल्स जो है हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंड हो जाते हैं, और ग्रेविटी के इफेक्ट से ब्लड ऊपर तक चढ़ ही नहीं पाता है एक्चुअली में। तो लोअर सेक्शन में सर्कुलेशन बढ़ गया, अपर सेक्शन में सर्कुलेशन कम हो गया एक्चुअली में, जिसकी वजह से पेट में भारीपन हो जाता है बेसिकली आपको, और आपको इसलिए गोभी जितनी भी विंटर वेजिटेबल्स हैं सब डायलेटिंग है। तो प्रकृति इतनी इंटेलिजेंट है, जिस सीजन में जो शरीर में बीमारी आने वाली है या आ सकती है उस मौसम के हिसाब से वही सब्जियां दे देता है वो। बट अगर आपको वात दोष होने लग गया तो फिर आपको ये चीजों का त्याग करना पड़ेगा एक्चुअली। और अपनाना क्या पड़ेगा? अपनाना क्या पड़ेगा, देखिए मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी क्या है वात की, कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई, ड्राइनेस करता है, तो ड्राइनेस का अपोजिट क्या है, ऑयलिंग। ऑयलिंग सबसे अच्छा इलाज वात का क्या है, ऑयलिंग। अब मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर आपने ये दिनचर्या में अपनी उतार ली तो आपको जिंदगी में कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई भी ऐसी टर्मिनल क्रॉनिक डिजीज नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपको लगे कि शरीर में खुश्की आने लगी है या दर्द होने लग गया है, आपको स्टार्टिंग है जब से, और आपको कब्ज होने लगी है, गैस बनने लगी है, तो आपको लुब्रिकेशन शुरू कर देना है बॉडी का। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं बॉडी के, तो नॉस्ट्रिल लुब्रिकेशन सबसे पहले, नाक में सोने से पहले और सुबह सुबह एक ड्रॉप तेल डालना है, ऑयल डालना है, ठीक है। वात दोष में सेसमी ऑयल, तिल का तेल सबसे अच्छा होता है, यूनिवर्सल है तिल का तेल, तो नाक में तेल जरूर डालें एक्चुअली में, एक ड्रॉप सोने से पहले, ठीक है। उसके बाद ऑयल पुलिंग, गंडूस बोलते हैं इसको। ऑयल पुलिंग मेरी सबसे फेवरेट चीज है। ऑयल पुलिंग में क्या करते हैं, सुबह उठ के 1 चम्मच तिल का तेल लिया मुंह में और उसको 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक घुमाया ऐसे, लेफ्ट राइट टू फ्रो, और घुमाते 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 देन स्पिट कर दिया। अब लोग उसको ओरल हाइजीन से जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग आप देखेंगे बोलेंगे कि ऑयल पुलिंग से सिर्फ ओरल हाइजीन मेंटेन होती है, बट आप सोचिए हमारी जो टंग है वो न्यूरोप्लास्टिक फाइबर है, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिक फाइबर है, बहुत सेंसिटिव है, और ये ब्रेन स्टेम को कनेक्ट करती है, ब्रेन स्टेम यहाँ पे, और ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, और स्पाइनल कॉर्ड सीट किसकी है, बोन मैरो की। बोन मैरो का स्थान क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली, समझ रहे हैं। तो सोचिए कि कोई भी दोष बोन मैरो में अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, मैंने आपको बताया एक ही दोष से तो जा सकता है, और अपने साथ पित्त और कफ को भी लेके जा सकता है, वो है वात। तो क्योंकि वात ही मूव कर सकता है, कोलन से निकल के अगर वो बोन मैरो में चला गया तो बोन मैरो को ड्राई करने लग जाता है। इसी वजह से साइकेट्रिक इश्यूज जो होते हैं, जब वायु दोष अगर आपका बोन मैरो में चला गया तो आपको साइकेट्रिक इश्यूज होने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जेनेटिक इंप्रेशन खराब होते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हो, तो जीन्स का म्यूटेशन शुरू हो जाता है आपका, और जिसकी वजह से आपको कैंसर भी बन सकता है, आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बन सकता है। बेसिकली सारी म्यूटेशन बेसिकली जब दोष आपका बोन मैरो में घुसेगा तभी होगा। अच्छा। और वायु दोष बोन मैरो में गया तो प्रॉब्लम है। तो गंडूश एक ऐसी चीज है, ऑयल पुलिंग, अगर आप बहुत लंबे समय तक ऑयल को अपने टंग में, माउथ में रखते हो तो ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो बोन मैरो में जाती है सीधा, और वो वहां से वात को एलिमिनेट कर देती है और आपको भयानक बीमारी से बचा लेती है एक्चुअली में। तो जिस तरीके से ब्रश हम करते हैं, अगर हर इंसान ऑयल पुलिंग डेली करे तो इन सारी बीमारियों से बेसिकली बच सकता है, क्योंकि वायु दोष, वात दोष जो है वो मज्जा धातु में, हम बोलते हैं बोन मैरो, मज्जा धातु में घुसेगा ही नहीं, बोन मैरो में घुसेगा ही नहीं, तो म्यूटेशन होगी नहीं, राइट। विचार जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, मोर और लेस, राइट, और नेगेटिव सोचेगा ही नहीं, तो इंप्रेशन जो है हमेशा डीएनए में, डीएनए इंप्रेशन बोलते हैं, डीएनए इंप्रेशन हमेशा पॉजिटिव जाएंगे एक्चुअली। इसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं एक्चुअली, आप समझ रहे हैं। मैंने क्या बोला, वात को संभाल लो तो हर बीमारी संभल जाएगी बेसिकली। तीसरा हो गया नाभि। नाभि से हमारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। नाभि को लुब्रिकेट कर रहे हो तो पूरी बॉडी को लुब्रिकेट कर रहे हो। रात को सोते समय 3 बूंद नाभि में डाल लो, ठीक है। उसके बाद हो गया आपकी पिंडलियां, काफ मसल्स। अब काफ मसल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा ना, हर घर में पहले घर के बड़ों के जो पैर हैं वो छोटे दबाते थे, वो ऐसे ये नहीं दबाते थे, वो पिंडलियां दबाते थे। इसमें वीनस पंप होता है, इसका काम क्या है, लार्जेस्ट वेन्स हमारी यहीं पे है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये पंप जो है कमजोर हो जाता है, और जो वीनस ब्लड है वो ऊपर की तरफ प्रेशर से जा ही नहीं पाता है हार्ट की तरफ। अच्छा। और जिसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस बन जाते हैं। महिलाओं में जो वेरिकोज वेन्स होती हैं वो उसका सारा कारण यही होता है एक्चुअली। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनको होता है उनको ज्यादा समस्या होती है, जो ज्यादा चलते नहीं है फिरते नहीं है ना, तो उनके पंप जल्दी वीक हो जाते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो शरीर में बढ़ने लग जाता है, और वो जेली टाइप का बन जाता है ब्लड। अगर उसमें से थोड़ा सा भी पार्ट अगर मेन सर्कुलेशन में गया तो कहीं भी बैठेगा तो स्ट्रोक भी लेके आ सकता है आपको। तो सोचिए, एक चीज करने से आप अपने आप को स्ट्रोक से प्रिवेंट कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा, क्या इस चीज का कोई कनेक्शन है कि जो बाईपास सर्जरी होती है तो आई गेस यहीं की नर्व्स वगैरह जो है वो रिप्लेस होती हैं, तो इसका भी कोई कनेक्शन है? यही कनेक्शन है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अगर आप करते रहेंगे ना तो आपको हार्ट की जो बीमारी है ना, कार्डियक, बहुत सारे कार्डियक इश्यूज से आप बच जाएंगे, इसलिए इसको सेकंड हार्ट बोला जाता है। काफ मसल्स आर सेकंड हार्ट।
इसकी अगर पंपिंग आप डेली कर रहे हैं और ऑयलिंग और मसाज कर रहे हैं तो आपका जो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हैं, जो ब्लड थिक हो जाता है आपका, राइट, वो चांसेस काफी कम हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हाँ, ये सारी चीज यहाँ से सीधा आप मेंटेन कर सकते हैं बेसिकली। कोलेस्ट्रॉल इन चीजों का लाइफस्टाइल से भी बड़ा लेना देना है। ऐसा नहीं है कि ये मालिश करते रहे और फिर हम ऑयली और तली हुई चीजें खाएं तो फिर कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा, ऐसा नहीं है। और हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा है और अगर हम इसको भी प्रॉपर्ली कर रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट करता है लाइफस्टाइल, कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफ मसल्स, तो अगर वैसे तो मैं बोलता हूँ कि पूरे शरीर की मालिश करिए अगर आपको हफ्ते में 2-3 दिन मिलते हैं ऐसे, बट अगर टाइम नहीं है तो इतना भी करेंगे ना, नॉस्ट्रिल लुब्रिकेशन, ऑयल पुलिंग, नाभि और ये तो इनफ, तो वायु दोष आपसे कोसों दूर रहेगा। ऑयल पुलिंग किसी भी ऑयल से, ऑयल पुलिंग देखो, वात दोष है अगर तो आप कर रहे हैं तिल के तेल से, अगर आपको पित्त दोष है तो आप करेंगे कोकोनट ऑयल से, और आपको कफ दोष है तो आप करेंगे मस्टर्ड ऑयल से। बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना आपको, कुछ भी नहीं है तो तिल तेल यूनिवर्सल है, कोई भी कर सकता है तीनों में से, तिल तेल से एक्चुअली। बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ऑयलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है ना, सोचिए ऑयलिंग से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में टर्मिनल केसेस आप सोचिए, और टर्मिनल केसेस भी, और प्लस बेसिकली मैं आपको बात करूंगा जो हाईली सिजोफ्रेनिक या साइकोसिस के जो केसेस है ना, सिर्फ मालिश से ही इतना फर्क आ जाता है, सोचिए। क्योंकि अब साइकेट्रिक इश्यूज है क्या, केमिकल लोचा ही तो है, किसी का सेरोटोनिन कम हो गया, डोपामिन बढ़ गया। अब सोचिए एडिक्टिव नेचर कहां से आता है, एक्सेस डोपामिन से, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर बेसिकली एट हाई, मतलब आर एट हाई डोपामिन, मतलब एक आदत है ना, सोचिए ऐसे से रील्स कर रहे हैं, ये भी हाई डोपामिन है, अल्कोहल एडिक्शन हाई डोपामिन है, सिगरेट स्मोकिंग है हाई डोपामिन है, तो हाई डोपामिन इज सेल्फ रिवार्डिंग हार्मोन, आप सोचिए। तो ये एक इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब हम मालिश करते हैं ना अपने शरीर की, तो हमारे स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर पे न्यूरोपेप्टाइड जनरेट होते हैं, वो न्यूरोपेप्टाइड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रीबैलेंस कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपको कामनेस मिलती है। कभी मालिश करके देखिएगा, आपको एक शांति की अनुभूति होगी, इससे आपका पूरा वायु शांत हो जाता है, राइट। तो ये वात दोष को मैं सबसे ज्यादा किसी भी लेक्चर में या वर्कशॉप में सबसे ज्यादा टाइम मैं वात दोष में इसलिए स्पेंड करता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट दोष वो वात ही है। क्योंकि सोचिए पित्त अपनी जगह पे है, पेट में कफ अपनी जगह पे है, अगर ये पित्त को बोन मैरो में जाना होगा तो वात ही लेके जाएगा ना इसको, अकेला तो जाएगा नहीं, वो मोशन है ना उसके अंदर, मोशन है ना उसके अंदर, उसी को अगर आपने साथ लिया तो पित्त अगर बढ़ भी गया तो पेट में तो बढ़ेगा, ज्यादा ज्यादा एसिडिटी कर देगा, अल्सर कर देगा, ठीक हो जाएगा। बट यही पित्त आपके ब्रेन में चला गया यहाँ पे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली। तो वात को साध लो तो आप हर बीमारी को साध लोगे एक्चुअली, सबसे इंपॉर्टेंट वात है एक्चुअली, और उसके लिए मैंने बताया ऑयलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें वात को बिगाड़ती हैं उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दो। और तीसरी चीज क्या है जो वात को बहुत गड़बड़ करती है, वो है एक्सट्रीम चीजें। जैसे एक्सट्रीम, कई लोगों को मैंने देखा है कि एक्सट्रीम आइस डाल के वाटर पीते हैं, वो भी दिक्कत करता है। बहुत ज्यादा गर्म पानी पीते हैं, वो भी दिक्कत करता है। तो वात हमेशा बोलता है मॉडरेशन। बॉडी का तापमान क्या है 36.7 डिग्री सेल्सियस, तो उससे 4 डिग्री ऊपर या उससे 4 डिग्री नीचे, इतनी ही तापमान की चीजें आपकी बॉडी को बेसिकली सूट टॉलरेट कर सकती है, चाहे कोई भी दोष है। वात दोष में तो स्पेशली जितना आप दूर जाएंगे बॉडी से उतना ही गड़बड़ होगा एक्चुअली शरीर का। तो सर आपने जैसे बात करी इसमें मेंटल डिसीजेस की, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया और जैसे और भी, जैसे डिप्रेशन भी हम उसमें गिन सकते हैं। तो एक तो होता है कि उसकी कुछ क्लिनिकल दवाइयां चलती हैं एलोपैथी की, तो क्या कोई अगर पेशेंट है इसका कि स्किज़ोफ्रेनिया या फिर डिप्रेशन का, क्लिनिकल डिप्रेशन का, तो क्या उसको इन सब एक्सटीरियर तरीकों से भी ट्रीट किया जा सकता है इवेंचुअली? एक्चुअली में अगर आप देखेंगे इन सारे पेशेंट्स को कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल से ही ठीक किया जा सकता है। अब आप देखिए, आपने बताया मॉडर्न मेडिसिन जो है एलोपैथी की साइकेट्री मेडिसिन है, आप मोस्टली मेडिसिन को देखेंगे तो क्या है, वो टेम्परेरी एक सिम्टम को रिलीव करने के लिए है। अब सोचिए आज तक कोई भी साइकेट्रिक मेडिसिन से पूरा सिजोफ्रेनिया का पेशेंट ठीक हो पाया है कि दवाई छोड़ के उसको वापस रिया करना हो? क्योंकि देखिए हम सिम्टम पे काम करते हैं। आप सोचिए, मान के चलिए कि SSRIs है, सेरोटोनिन की जो मेडिसिन जो लोग देते हैं डिप्रेशन के अंदर, ठीक है, वो जब तक ले रहे हैं जब तक ठीक है, जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर वापस गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि ये तो हमारी बॉडी की खुद की एबिलिटी है ना कि कितना सेरोटोनिन बनाना है, कितना डोपामिन बनाना है, कितना ऑक्सीटोसिन बनाना है, कितना एंडोमॉर्फिन बनाना है। ये बॉडी का एक मतलब सेट प्रोसेस है। वो किसी हमारे लाइफस्टाइल से या किसी कारणवश वो बिगड़ गया है, तो उसको नेचुरली हमें रिस्टोर करना है ना। और नेचुरली रिस्टोर कैसे होगा? जब हम वापस से नेचुरल लाइफस्टाइल के ऊपर जाएंगे आयुर्वेद के हिसाब से, और जो दोष इंबैलेंस हो गए उसको ठीक करेंगे। इसमें वात दोष सबसे, जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसमें वात दोष हमारा 6th टिश्यू में चला जाता है, बोन मैरो टिश्यू के अंदर। और बोन मैरो टिश्यू में जब वो जाता है तो फिर लेट्स से अगर वो पित्त को भी साथ ले गया तो डेट इज सिजोफ्रेनिया। वात और पित्त अगर दोनों आपके बोन मैरो में चले गए तो सिजोफ्रेनिया हो गया। खाली अकेला वात गया है तो फिर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स, ओसीडी, इस तरह की जो चीजें। ओसीडी वात और कफ हो गया। वात और कफ, वात अगर कफ को लेके जाएगा तो ओसीडी बनता है। एक ही चीज पे स्टिक हो जाना आपको, क्योंकि स्टिकिंग एबिलिटी जो होती है वो कफा की होती है। तो कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है देखिए हर चीज का ना, आप सोचिए। बट इनमें कॉमन क्या है? वात है। अगर आपने वात ही को एलिमिनेट कर दिया तो हो गया ना काम। अगर मतलब जो बाकी दो दोष है वो इधर तो ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे तो
सब कुछ सॉल्व हो ही गया उससे। सीरियसली बिल्कुल सीधी सी बात है। तो वात को ही अगर आपने ठीक किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर दोबारा घूम फिर के आता हूँ वात। कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे पर्सनल पेशेंट्स हैं ऐसे कई लोग, मैंने पूरा ये रीस्टैब्लिश किया है कि खाने से विचार कितने गड़बड़ाते हैं। कि आज 1 महीना वेज खाया तो सही विचार है, और जैसे ही जाके उसने नॉन वेज खाया तो विचार एकदम से नेगेटिव हो गए। क्यों है नेगेटिव? सोचिए, कुछ तो हुआ होगा ना ऐसा। सर वेज के अंदर भी बोलते हैं कि प्याज और लहसुन ही तामसिक प्रवृत्ति के खाने। अभी तामसिक प्रवृत्ति जो है ना, लहसन हो गया। लहसन क्या है? गार्लिक भी डायलेटिंग है। हाँ। मैंने क्या, गार्लिक तो एलिसिन होता है, टू मच डायलेटिंग है। अब गार्लिक, जिसको हार्ट की ब्लॉकेज है, जिसको ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ है, तो गार्लिक उसको देते हैं। तो गार्लिक एक मेडिसिन है। तो जैसे अगर आपको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो वो डायलेट कर देता है। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप ज्यादा गार्लिक खा लोगे तो उससे क्या है, आपका ब्रेन में सर्कुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि डायलेटिंग है ग्रेविटी के इंपैक्ट की वजह से। तो उससे क्या है, जब यहाँ पे सर्कुलेशन ही पूरा नहीं, तो ध्यान कैसे लगाएंगे आप? इसलिए हमारे हर स्पिरिचुअल प्रोसेस के अंदर बोलते हैं कि प्याज और लहसन का त्याग कर दो, नहीं तो फिर ध्यान नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि वो लोअर सेक्शन में सर्कुलेशन बढ़ा देगा, कामुकता बढ़ाता है। इसलिए गार्लिक आप खाओगे तो इट इज वो काम उत्तेजना को बढ़ा देगा। आप सोचिए, सेक्सुअल डिजायर आपका बढ़ा देगा एक्चुअली। बट आपका जो ये मतलब एक फोकस है ना, फोकस एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना, उसको वो डिस्टर्ब कर देगा एक्चुअली। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन इंपैक्ट कर देता है। तो देखिए, आयुर्वेद क्या बोलता है, एवरीथिंग इज अ पॉइजन एंड एवरीथिंग इज अ नेक्टर। थिंग मैटर्स इट हाउ यू यूज इट। एक ही चीज है, अगर उसको आप रात को लोगे तो वो अमृत है, उसी चीज को दिन में लोगे तो वो जहर हो गया। जो दिन में लेने वाली चीज उसको रात को ले लोगे, जो दिन में लेने वाली चीज है उसको रात को खा लोगे तो फिर वो जहर हो गई एक्चुअली। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो गार्लिक अगर आपने लेना है तो क्यों लेना है और किस कंडीशन में आपको लेना है। सर्दियों में थोड़ा गार्लिक ले सकते हो आप, क्योंकि सर्दियों में वेसल कंस्ट्रिक्शन होता है ड्यू टू लो टेम्परेचर, तो आप ले सकते हो नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली की सर्दी के अंदर। बट अगर आप मेरे को बोलोगे कि जहाँ पे दुबई में जाके मैं ज्यादा गार्लिक खा लूँ, आप सोचिए, तो वो तो फिर गड़बड़ है। आप समझ रहे जी, गड़बड़ हो जाता है। आपने सर बहुत खूबसूरत तरीके से वात दोष के बारे में हमको बताया। आप पित्त और कफ के ऊपर भी थोड़ा। हाँ, तो अब पित्त, दूसरा दोष है पित्त दोष। पित्त का स्थान है बीच में, गट में, स्पेशली लिवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। पित्त का मेन काम क्या है? जो भी खाना हमने खाया उसको डाइजेस्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म करता है वो टिश्यूज में। 7 धातु होते हैं हमारे शरीर में। तो खाने से क्या बना? सबसे पहले रस धातु, प्लाज्मा टिश्यू। प्लाज्मा टिश्यू से हमारा बनता है ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू को हम बोलते हैं रक्त धातु। रक्त धातु से बनता है हमारा ममसा धातु, मसल टिश्यू। फिर बनता है हमारा मेद धातु, फैट टिश्यू, राइट। और फैट से बनता है हमारा अस्थि, जिसको हम बोलते हैं बोन टिश्यू। और बोन टिश्यू से बनता है मज्जा धातु, बोन मैरो टिश्यू। और लास्ट में बनता है हमारे शुक्राणु, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, जिसको शुक्र बोलते हैं हम मेल में और अर्तवा बोलते हैं हम फीमेल में। और फिर इन सबका जो एसेंस है वो होता है ओजस। ओजस हो गया वाइटैलिटी, वाइटल फोर्स, जिस फोर्स से मैं बोल पा रहा हूं। इन सब, अगर ये 7 धातु सही बन रहे हैं, फिर वो ओजस अच्छा रहेगा तो बॉडी बहुत वाइटल रहती है। तो पित्त का यही काम है। तो जब पित्त का आपको गड़बड़ होगा तो ये धातु के अंदर दोष आता है एक्चुअली। सोचिए, धातु के अंदर डिफेक्टिव स्पेस बनना चालू हो जाता है, दोष उसमें लॉज होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है। आप सोचिए, आप थोड़ा अगर सिंपल वर्ड्स में बता सकेंगे किसकी डेफिशिएंसी? हाँ, डेफिशिएंसी एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपका पित्त, मान के चलिए कि अब पित्त है, अग्नि ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, क्योंकि पित्त दोष बनता है जल और अग्नि से। अग्नि इसमें मेन होता है, जल सिर्फ अग्नि की उग्रता को बैलेंस करने के लिए। अच्छा। आप समझ रहे? आप देखिए, सारे हमारे एंजाइम्स जो है वो फ्लूइड्स के अंदर है। सलाइवा के अंदर हमारे अमाइलेज है, लिपेज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिक्विड है, बाइल भी हमारा लिक्विड है। तो लिक्विड जो जल है वो धारण कर रहा है हमारे पित्त को, अग्नि को। आप सोचिए कितना ब्यूटीफुल वो है। आप समझिए कि दोनों, और जबकि दोनों अपोजिट है, क्योंकि जो जल है वो अग्नि को क्या कहते हैं, शांत करेगा, बट वो इतनी क्वांटिटी में और इस बैलेंस तरीके से शरीर के अंदर होता है कि वो ना तो उसको पूरा शांत करता है, ना तो उसको उग्र होने देता है एक्चुअली। क्योंकि उग्र होगा तब भी दिक्कत है और कम होगा तब भी दिक्कत है। अब कम होगा तो क्या होगा? अगर अग्नि अगर कम हो गई आपकी, मंदाग्नि जिसको हम बोलते हैं, अगर पित्त आपका कम हो गया और मंदाग्नि हो गई अगर आपको, तो कुछ भी खाएंगे तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा आपको। उससे होगा क्या? टिश्यूज कमजोर होने लग जाएंगे, वाइटैलिटी कम होगी, वाइटैलिटी कम हो जाएगी, टॉक्सिन शरीर में बढ़ने लग जाएगा, तो ब्लड गाढ़ा होने लग जाएगा। बोन टिश्यू से क्या बनता है? 4 चीजें बनती है, नाखून, दांत, बालों की जड़ें और हड्डियां। तो इन चारों चीजों में कमजोरी महसूस होने लग जाएगी। जैसे थर्ड टिश्यू हमारा मसल टिश्यू है, वो अगर वीक हो गया तो क्या होगा? मस्कुलर वीकनेस आने लग जाएगी आपको। आप समझिए, राइट। और टॉक्सिन जो शरीर में बढ़ रहा है, जो नहीं निकल पा रहा है, वो जगह जगह लॉज होने लग जाएगा, राइट। तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी। मेद धातु जो है हमारा चौथा धातु, वो एडिपोस टिश्यूज बोलते हैं उसको, फैट टिश्यू। तो उससे क्या होगा? शरीर के अंदर आप देखेंगे ओबेसिटी, मतलब सेक्शनल फैट जो है बढ़ने लग जाता है। कई बार नोड्स भी हो जाते हैं शरीर के अंदर, गांठें बनने लग जाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है वो पुअर हो जाता है शरीर में। जिनको जगह जगह गांठें बन जाती हैं, वो क्या होता है
कि जो टॉक्सिन हमारे स्किन के नीचे की 6 लेयर्स में इकट्ठा हो रहा है, वो जो लिम्फ नोड्स हैं उसको वो वापस निकाल के ब्लड में डाल ही नहीं पा रही है, क्योंकि इतना एक्सेस जनरेट हो रहा है शरीर के अंदर, तो वो नोड्स के आसपास जमा होना शुरू हो जाता है एक्चुअली। तो ये लो अग्नि के, मंदाग्नि के वो है। मंदाग्नि जब होगी तो आप वजन लॉस नहीं कर पाएंगे। आप मेहनत से बहुत कोशिश करके 1 किलो वजन लॉस करेंगे, बट 2 दिन के अंदर अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो वो 2 किलो बढ़ जाएगा, मतलब कम होगा कम और ज्यादा हो जाएगा बहुत ज्यादा। सोचिए। तो अब सुबह उठेंगे तो मंदाग्नि में क्या होता है, टंग पे आपको व्हाइट कोटिंग रहेगी, जो इंडिकेशन होता है कि जो भी आप खा रहे हैं वो ढंग से डाइजेस्ट शरीर के अंदर नहीं हो रहा है। और मंदाग्नि सबसे बड़ा कारण है बेसिकली आपके डायबिटीज का, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बेसिकली। मंदाग्नि होती है तो कफ बढ़ गया, कफा जब बढ़ता है तो टॉक्सिन बढ़ता है, तो ये अग्नि कम होगी तो जल बढ़ जाएगा शरीर के अंदर। जल बढ़ने का मतलब है कि शरीर में टॉक्सिन बढ़ रहा है। और जब अग्नि ज्यादा हो जाएगी, मान के चलिए कि जरूरत नॉर्मल से ज्यादा हो गई अग्नि, इम्बैलेंस हो गई अग्नि, उसमें क्या होगा? आप सोचिए, कोई भी खाना मैंने आपको बनाने के लिए दिया, मैंने बोला कि इसको आपको 20 मिनट तक ही पकाना है, बट आपने उसको लो फ्लेम पे पकाना, बट आपने हाई फ्लेम पे पका दिया 20 मिनट, जल जाएगा ना खाना। तो शरीर के साथ भी यही होता है, अगर अग्नि जरूरत से ज्यादा होगी तो हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकारें, ऊपर डकारें, अल्सर जो होते हैं उसी वजह से होते हैं, चाहे वो ड्यूडेनल अल्सर है, चाहे वो पेप्टिक अल्सर है, चाहे वो आपको पाइल्स है, चाहे आपको फिशर्स हैं, चाहे आपको ये वॉट्स हैं, स्किन पे कोई भी इरप्शन अगर आपको हो रहा है, बोलते हैं गर्मी निकल रही है, बोल रहे गर्मी निकल रही है, वो गर्मी कैसे है? वो हाई अग्नि होती है। जब पित्त आपको बढ़ जाएगा तो आपको इन्फ्लेम करेगा। सारे स्किन के डिसऑर्डर्स जो है वो हाई फायर की वजह से आपको जरूरत से ज्यादा फायर होगी तो होगी आपको। गुस्सा, अच्छा साइकेट्रिक इश्यूज भी होते हैं, मैंने बात का नहीं बताया आपको। बात के जो साइकेट्रिक इश्यूज, बात जब गड़बड़ होगा तो आपको मैंने बताया ना, टू मच ऑफ थॉट्स, रेस्टलेसनेस, एक जगह बैठ ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है, और क्या कहते हैं आप समझ रहे, मतलब शांति नहीं बैठ पाएंगे आप ना, और आपकी इरेगुलर हार्ट बीट, ये आपको वात में होता है। पित्त में साइकेट्रिक क्या होता है? गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। जब पित्त बिगड़ेगा तो साइकोलॉजिकल, सबसे कई बार क्या होता है कि फिजिकल नहीं बिगड़ा, बट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो आने लग जाता है, और वो इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोर कर देते हैं। गुस्सा क्यों आ रहा है इतना ज्यादा, आप सोचिए। अब गुस्सा आ रहा है, पित्त अगर आपका बढ़ गया है, तो अब पित्त बढ़ने का और पित्त कम होने का दोनों केसेस बढ़ते हैं। तो पहले हम पित्त बढ़ने की बात करते हैं। अगर वो पित्त बढ़ गया है, आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, आपको अल्सर्स बन रहे हैं, आपको मुंह में छाले जल्दी जल्दी हो जाते हैं, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। कई बार ऐसा होता है लोगों को कि थोड़ा सा भी कुछ खाया तो एकदम से बॉडी में हीट लगती है, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं एक्चुअली, तो वो हाई पित्त का शरीर हो गया। तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? 3 टेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, खट्टा, स्पाइसी जो पंजेंट चीजें होती हैं, और एक सॉल्ट। ये 3 टेस्ट जो है अपनी डाइट में मॉडरेट कर देना चाहिए। खट्टा, अचार वगैरह, इमली की खटाई, अमचूर की खटाई, सब खटाई बंद कर दी। खटाई हमेशा पित्त को बढ़ाती है, ज्यादा नमक पित्त को बढ़ाता है, और गर्म मसाले जो है वो पित्त को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो इन 3 टेस्ट को मॉडरेट कर देना चाहिए, और जो पित्त को शांत करती है उन चीजों को इन्वॉल्व कर देना चाहिए। फर्स्ट है फ्रूट्स। मैंने देखा है जिनको हाई पित्त होता है, मोस्टली लोग फ्रूट्स ही कम खाते हैं, खाते ही नहीं, सिर्फ प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, कुक्ड फूड, जो कि जिसमें हीट लगी हुई है ऑलरेडी। तो जिनका पित्त बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा उनको सीजनल जो फ्रूट्स है वो थोड़ा सा उनका इंटेक रहना चाहिए। दूसरा मैंने देखा है कि इरेगुलर टाइमिंग। पित्त जो है ना सबसे ज्यादा बढ़ता है इरेगुलर टाइमिंग से। अब देखिए हमारा सूरज जो है वो सुबह उगता है और ऐसे ऐसे बढ़ता है, और ऐसे बढ़ेगा, और फिर क्लॉक्स में देखेंगे तो फिर धीरे धीरे करके वो ऐसे नीचे जाएगा। तो 6 से 10 बजे का समय है कफ का, 10 से 2 बजे का समय है पित्त का, और 2 से 6 बजे का समय है वायु, वात का। ये सुबह के, ये मतलब थ्रू आउट, रात को भी 10 से 2 बजे जो है पित्त का होता है, बट रात का पित्त का और दिन का पित्त के समय में डिफरेंस है। तो पहले हम दिन की बात करते हैं। तो मान के चलिए कि आप 6 बजे उठे हैं, ठीक है, और आपने कई लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया 7-8 बजे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर काम में बिजी हो गए, 10 से 2 बजे वो स्किप ही कर दिया उन्होंने, 3 बजे लंच कर रहे हैं। अब मेन जो अग्नि का समय था वो तो आपने मिस ही कर दिया। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमारी अग्नि भी बढ़ती है। अब खाना पचने का मेन समय जो है वो 10 से 2 बजे है, इसीलिए पहले जमाने में 11 बजे प्रॉपर मील खाते थे, फिर शाम को 6 बजे खा लेते थे। जठराग्नि बोलते हैं, जठराग्नि, हाँ। तो जठराग्नि नहीं, सारी जठराग्नि, भूताग्नि, क्लोमाग्नि, तीनों अग्नि जो होती है हमारी, मतलब आपको स्टमक फायर, लिवर फायर, पैनक्रियास, तीनों फायर जो अग्नि है वो अपने सबसे हाई पे होती है 10 to 2 के बीच में। तो 10 to 2 के बीच में आपको लंच जरूर करना चाहिए। जो लोग 10 से 2 बजे के बीच में लंच मिस करते हैं उनका पित्त बढ़ना ही बढ़ना है, और गड़बड़ होना ही होना है। और ब्रेकफास्ट का आइडियल टाइम? ब्रेकफास्ट का आइडियल टाइम जब आप उठे, मैंने 8-9 बजे के करीब करा। ब्रेकफास्ट क्या है कि ना, थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आप ब्रेकफास्ट जो है जब सूरज अगर 10 बजे से पहले करीब, तो थोड़ा सा अन्न आप खा लीजिए, जैसे कुछ भी पोहा खा सकते हैं, कोई भी लाइट सीरियल टाइप आप खा सकते हैं एक्चुअली में, नट्स के साथ में, और इस तरीके से। फिर 11-12 बजे मैं बोलता हूँ कि ना प्रॉपर आप मील कर लो, प्रॉपर अच्छा खाना, पेट भर के अच्छा खा लो, सब प्रोटीन, फैट, कार्ब्स सब होना चाहिए उस मील के अंदर, राइट। और फिर शाम को 6-7 बजे आप अपना डिनर कर लो,
जो थोड़ा लंच से मतलब आधा हो, थोड़ा लाइट हो, और रात को जनरली क्या है कि हाई प्रोटीन चीजें नहीं खानी चाहिए, ये भी पित्त को बढ़ाती है। लोग रात को नॉनवेज खाते हैं, सोचिए कितना गड़बड़ है। रात को दालें खाते हैं, रात को सिर्फ मूंग दाल छोड़ के, क्योंकि रात को क्या है जब सूरज छुप गया है तो कफ का समय आ गया है, तो मून साइकिल में कफ के समय में अग्नि बहुत मंद हो जाती है, और आपने ऐसा खाना खा लिया जिसको अग्नि ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, अमा ज्यादा बन जाएगा। आधे लोगों को दिक्कत यही है ना, दिन में बिजी रहते हैं, रात को फैमिली से मिलते हैं तो रात को मील हैवी हो जाती है, और फिर उससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बनना चालू हो जाता है एक्चुअली। तो रात को कभी भी प्रोटीन सोर्स नॉनवेज, दालें वगैरह है ना, मूंग दाल छोड़ के कुछ भी नहीं, लाइट रखिए आप बेसिकली रात की मील को, ठीक है। तीसरा जो होता है विरुद्ध आहार, इससे भी गड़बड़ होता है जब हम इनकम्पैटिबल फूड खाते हैं। इनकम्पैटिबल क्या होता है कि एक मील में आप हमेशा मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एक ही रखें, दो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब लोग दाल पनीर साथ में खा लेते हैं, दोनों मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो एक बारी में जो बॉडी है हमारी वो एक ही टाइप के प्रोटीन को ढंग से डाइजेस्ट कर पाती है। अच्छा, लोग ने चिकन पनीर साथ खा लिया, सोचिए गड़बड़ है, बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी उसको, आप समझिए। तो हमेशा ये अब वेस्ट के लोगों से सीखे मैंने देखा है, मैं कई बार बहुत सारे फॉरेनर से मिलता हूँ, हमेशा एक बारी में एक ही प्रोटीन सोर्स खाते हैं, वो दो प्रोटीन सोर्स का मिक्स ही नहीं करते, चाहे वो नॉन वेज है चाहे वेजिटेरियन। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एक ही होना चाहिए, इसको आप मतलब गांठ बांध लीजिए, इसको आधार बना लीजिए अपने खाने का, बीमारी होने के चांसेस ही कम हो जाएंगे। देखो विरुद्ध आहार होते हैं, इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स। दूसरा क्या है, मिल्क हमेशा अकेला लेना चाहिए, मिल्क के अंदर किसी भी चीज को मिक्स करके नहीं लेना आपको। लोग बनाना शेक पीते हैं बॉडी बनाने के लिए, बट बनाना और मिल्क का जब कॉम्बिनेशन होता है वो अग्नि को मंद कर देता है, जो मैंने बताया था आपको पहले। अच्छा। और तो उससे मोटे तो हम होते हैं, मोटे नहीं होते एक्चुअली, वो टॉक्सिन बढ़ता है तो उस वजह से बल्की हो जाती है बॉडी एक्चुअली, राइट। तो बनाना शेक जो है वो अग्नि को मंद करता है। बनाना दूध के साथ सिर्फ पके हुए आम को छोड़ के कोई भी फल आप मिलाएंगे तो वो विरुद्ध होता है, इसलिए दूध को हमेशा अकेला पीना चाहिए। नट्स के साथ आप, ड्राई फ्रूट के साथ आप ले सकते हैं, बट किसी भी फल के साथ आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते, और खाने के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। कई लोग रोटी के साथ दूध ले लेते हैं, नमक है रोटी के अंदर, नमक और दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो भी थोड़ा सा विरुद्ध होता है। आपने अभी नॉनवेज का जिक्र किया सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जब अगर हम स्पिरिचुअलिज्म के पास होते तो नॉनवेज को एक गलत माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से नॉनवेज का क्या? देखिए आयुर्वेद की दृष्टि से सब कुछ सही है अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। अच्छा। ऐसी बीमारियां हैं आयुर्वेद के अंदर, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है जो कि राज्यक्षमा का एक पार्ट है आयुर्वेद में, तो उसमें धातु क्षय मतलब कि धातु हमारे 7 टिश्यूज जो है बहुत वीक हो जाते हैं। अब उनको पोषित करने के लिए आपको मतलब मटन का सूप दिया जाता है, खरोड़े का सूप दिया जाता है, आप सोचिए। तो उसमें लिखा हुआ है, आयुर्वेद में ग्रंथों में लिखा है, प्रसिद्ध रत्नावली में लिखा है। तो आयुर्वेद में जहाँ पे मांस का हमें सेवन करना है वहां पे लिखा हुआ है कि कब करना है, कैसे करना है। देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अब आपके पास जहाँ पे ऐसी जगह पे आप रह रहे हैं जहाँ पे आपको वेजिटेशन नहीं होती है, वहां पे आपको फल फ्रूट सब्जियां ये सब चीजें नहीं उगती है, वहां पे क्या ऑप्शन है आपके पास? तो इसी वजह से क्या है कि लिखा हुआ है कि जब आपके पास चीजें अवेलेबल नहीं है, सोर्स नहीं है, तो आप नॉनवेज खा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में और ये साउथ, ये अपने अरेबियन जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पे नॉनवेज सेवन यहाँ पे कुछ पैदावार नहीं होती है, और जहाँ पे ठंडे इलाके हैं वहाँ पे कुछ पैदावार नहीं होती है, तो वहाँ पे नॉनवेज का सेवन ज्यादा करते हैं। देखिए मैंने बोला एवरीथिंग इज अ पॉइजन, एवरीथिंग इज अ नेक्टर। अगर पच रहा है तो सब कुछ सही है, नहीं पच रहा है तो मूंग दाल भी आपको नुकसान है ना, इसलिए आप सोचिए। तो आयुर्वेद हमेशा बैलेंस की तरफ बात करता है, इसमें पुण्य पाप कुछ नहीं है। यहाँ पे आप इस चीज में फंसे ही मत ना, पुण्य पाप में फंस रहे हैं तो फिर अपने एपिजेनेटिक्स को आप खराब कर रहे हैं। क्यों नेगेटिव, इस एपिजेनेटिक्स में हम बात करेंगे अभी आगे, नेगेटिव डीएनए इंप्रेशन कभी नहीं देना हमें। एक नेगेटिव विचार शरीर में आपको कैंसर भी बना सकता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये इसके अंदर होता है। तो नॉनवेज का ऐसा नहीं है कि मना है या ऐसा है, डाइजेस्ट हो रहा है तो आप खाइए, बट टाइम पे खाइए। रात को खाने से मैं उसको मना करूंगा डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि हाई प्रोटीन है, हाई फैट है, अग्नि लो है आपकी, रात को उसको रात को खाएंगे तो गड़बड़ है। हाँ, 10 से 2 बजे अगर आपको डाइजेशन सिस्टम आपको रोबस्ट अच्छा है तो दिन में खाइए, राइट। बट उसमें भी मैं एक बात बताऊंगा, आजकल क्या है, ब्रॉयलर चिकन आते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, इंजेक्शन लगा के उसको बढ़ा के, वो गलत है। देखिए फिर वो तो अब जैसे हमारे जीएमओ जो सारे जो खाना है तो वो उसी तरीके से है ना, आर्टिफिशियली ग्रोन किया हुआ मीट हो गया एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है। तो आपको ये देखना है कि सोर्स ऑर्गेनिक होना चाहिए, कोई भी फूड हो, चाहे वेजिटेबल है, वेजिटेरियन, चाहे वेजिटेबल फूड है, चाहे आपका नॉनवेज फूड है। स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो उसको गलत क्यों मानते हैं नॉनवेज ईटिंग को? देखिए स्पिरिचुअलिस्ट गलत क्यों मानते हैं, आप सोचिए कि एक स्पिरिचुअल, मैंने आपको अभी स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या है, देखिए सबसे, मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली आपको बताऊंगा, ठीक है। एक स्पिरिचुअल पर्सन क्या है, उसको अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना और रेत उसके लिए सेम है, वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, फ्यूचर में क्या होगा उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता, वही तो असली स्पिरिचुअल पर्सन है।
इसके अलावा कोई और अगर आप देखें जो अपने आप को स्पिरिचुअल बोलता है तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। अगर वो पास्ट में रह रहा है या फ्यूचर को देख रहा है तो उसके लिए आज ही सब कुछ है, ये मोमेंट ही सब कुछ है। समझ आया आपको? तो स्पिरिचुअल पर्सन वो होता है, ठीक है। अब स्पिरिचुअल पर्सन को अभी हो क्यों रहा है, आप सोचिए ऐसा कि वो क्यों डिटैच कर पा रहा है अपने आप को पास्ट से भी, फ्यूचर से भी, सुख और दुख से भी, क्यों डुअलिटी से वो परे होता जा रहा है? क्या रीजन है? साइंटिफिक रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? साइंटिफिक रीजन ये है कि सब कुछ फीलिंग होती है। फीलिंग मतलब कोई भी विचार अगर आपको आता है ना, आप फील करते हैं, अच्छा भी फील करते हैं, आप बुरा भी फील करते हैं। क्यों फील कर रहे हैं आप अच्छा बुरा? अच्छा फील करेंगे तो हमारे ब्रेन ने अच्छा हार्मोन रिलीज कर दिया, एंडोमॉर्फिन। बुरा फील करेंगे तो कॉर्टिसोल रिलीज हो गया। सोचिए, स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो बॉडी के अंदर तरह तरह की इन्फ्लेमेशन और दिक्कतें करेगा। अब जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, सारा का सारा नॉन वेजिटेरियन फूड जो है कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर। और कॉर्टिसोल जब इंक्रीज होगा तो विचार क्या होगा? नेगेटिव होगा। ध्यान आप लगा ही नहीं पाएंगे, बॉडी इन्फ्लेमेशन में जाएगी। देखिए, ध्यान तो आप इस शरीर के माध्यम से ही लगा रहे हैं ना, जब तक ये शरीर में है उसको एक्सपीरियंस तो शरीर के माध्यम से ही कर रहे हैं ना। और आपने ऐसा खाना खा रहे हैं जो बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल को बढ़ा रहा है, और कॉर्टिसोल बढ़ने से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, और उस इन्फ्लेमेशन से पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जब होती है तो आप ध्यान एक जगह केंद्रित कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको हमेशा अगर मेडिटेशन या ध्यान की प्रैक्टिस आपको करनी है तो मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा, जो सेरोटोनिन है ना हमारा, सेरोटोनिन जिसको मूड चेंजिंग हार्मोन बोलते हैं, तो जब इंसान हाई सेरोटोनिन पे रहता है तो वो बड़ा, जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई कि अच्छा और बुरा सेम है, पास्ट ज्यादा बॉदर नहीं करेगा, फ्यूचर ज्यादा बॉदर नहीं करेगा, ठीक है। और डिटैचमेंट मतलब ऐसा नहीं प्यार सबको करेगा, बट डिटैच होकर प्यार करेगा, डिफरेंस है। अब सोचिए, एक लव विद अटैचमेंट, एक क्या कहते हैं, लव विद डिटैचमेंट, दैट इज द गोल एक्चुअली, समझ रहे हैं। और अपने आप में अनकंडीशनल हैप्पीनेस, खुश रहेगा वो, क्योंकि सेरोटोनिन, हाई सेरोटोनिन केमिकली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो गहरा होश है, हर चीज का आपको वो बताता है कि हाँ। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, लेट्स से मेरा ब्रदर है, उसने अगर आज कुछ गलत कर दिया, ठीक है, अगर मेरा सेरोटोनिन उतना हाई नहीं है तो मैं अपने भाई का ही साथ दूंगा, चाहे उसने गलत किया है तब भी। क्यों? क्योंकि रिश्ता पास्ट में बना है मेरा उस ब्रदर का, पास्ट में, तो पास्ट इन्फ्लुएंस कर गया मेरे प्रेजेंट के डिसीजन में। बट अगर इफ आई एम एट हाई सेरोटोनिन, ठीक है, तो मैं सही का साथ दूंगा, सही क्या है, तो मैं अपने भाई का साथ नहीं दूंगा, जो सही है उसका साथ दूंगा। और हर साधना, स्पिरिचुअल साधना, चाहे भक्ति योग है, चाहे क्रिया योग है, ठीक है, अष्टांग योग है, सारी की सारी जो स्पिरिचुअल पाथ्स हैं वो सिर्फ इसी चीज पे काम करते हैं कि हमारा सेरोटोनिन, अब देखिए जो अच्छे मेडिटेटर्स हैं उनको सेरोटोनिन हमेशा आपको हाई मिलेगा, इसलिए उनको कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई इस तरह के इश्यूज नहीं होते हैं। तो नॉनवेज खाने से इसलिए लोग बचते हैं ताकि जो अड़चने हैं स्पिरिचुअल पाथ के अंदर वो थोड़ा सा अड़चन ना आए, वो ध्यान लगाने में अड़चने ना आए, और अटैचमेंट और डिजायर, क्योंकि कॉर्टिसोल जब हाई होगा, आप सोचिए कॉर्टिसोल जब हाई होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तो मैंने आपको क्या बताया ना, कामुकता भी बढ़ती है उससे आपकी। तो मान के चलिए जो ब्रेन का जो है ना, ब्रेन में जो सर्कुलेशन है, ये सब चीजें, ब्रेन का जो एक फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाती है बेसिकली उससे, इसलिए स्पिरिचुअल लोग बचते हैं उससे। साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, इसको रिचुअल इसलिए बना दिया गया ताकि लोग फॉलो कर लें, बट साइंस इसके पीछे यही है एक्चुअली। इफ यू ईट हैवी फूड, अब इसमें आप पनीर भी खा लोगे तब भी ऐसे ही होगा, पनीर भी आप ज्यादा खाओगे ना, कोई भी डेयरी का, अब वो आप उसको नॉनवेज बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, तो भी आपको कुछ भी भारी खा लीजिए, आप राजमा खा लीजिए, उड़द की दाल खा लीजिए रात को, जो आपको शरीर में एसिड बना दे, तो वो भी सेम करेगी, वो भी आपके विचारों को भटका देगी। मतलब जो साधना को डिस्टर्ब करे वो गलत है, सिंपल। बस इसका क्रक्स यही है, एनीथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग योर पाथ, चाहे वो फिर कुछ भी है, वो गलत है, सिर्फ नॉनवेज ही नहीं है। अभी व्यूअर्स को बता दें कि अभी हम क्रिया योग के ऊपर भी आएंगे, मेरा बस आयुर्वेद से एक, हाँ, तो पित्त पे हम दोबारा से पित्त पे आते हैं। तो पित्त के मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। पित्त में मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो खट्टा, आपको नमक और एक्सेस स्पाइसेस, टी, कॉफी, ठीक है, जो डायरेक्टिंग चीजें हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, उसके बाद आपको टाइमिंग, मतलब मील गैप नहीं करना है ज्यादा आपको, स्पेशली डे लाइट आवर्स में, और रात को आपको हैवी नहीं खाना है, और इनकम्पैटिबल फूड आइटम, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी 2 मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंगल मील में नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिल्क हमेशा अकेला पीना चाहिए, कोई भी फ्रूट डाल के नहीं पीना है आपको, एक्सेप्ट पका हुआ मैंगो छोड़ के, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये स्वीट, नेक्स्ट आता है स्वीट। मीठे का क्या है, मीठा क्या कहते हैं लोग, खाने के बाद खाते हैं, सोचिए मीठा क्या कहते हैं, खाने के बाद खाते हैं हमेशा, ये गलत होता है। क्या होता है, देखिए टंग, मैंने बताया न्यूरोप्लास्टिक फाइबर है, जैसे हमने टंग पे कोई चीज रखी है तो एकदम से सिग्नल जाता है इधर, और उसी हिसाब से सिक्रेशन होता है। और 6 टेस्ट होते हैं, 6 टेस्ट में जो मीठा टेस्ट है वो सबसे भारी है, सबसे गुरु है। अगर आपने पहले थोड़ा मीठा खाया है तो ब्रेन को चला गया, उसी हिसाब से सिक्रेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद बाकी के 5 टेस्ट आप बाद में खाओगे तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे,
बट आप इसका रिवर्स करो, पहले आपने हल्का खा लिया 5 टेस्ट, तो उसके हिसाब से सिक्रेशन हो गया, और बाद में आप मीठा खा रहे हैं, और जब तक डाइजेस्टिव साइकिल पूरी नहीं होगी वो पहले वाली, तो नया सिक्रेशन होगा नहीं, तो वो इसलिए फिर वो इंडाइजेशन कॉज कर देता है लॉन्ग टर्म में। इसलिए मीठा हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए। अब हमारे जब भंडारा होता है ना, अब पुराने जमाने में आप देखिए पंगत जब बैठती है तो पहले घी बोरा देते हैं, घी भी गुरु हो गया, और मीठा बोरा जो है वो भी आपको मीठा हो गया, वो भी गुरु हो गया, दोनों गुरु चीज पहले दे दी, बाद में खाना दे रहे हैं। आप समझ रहे? तो कितनी गलतियां करते हैं हम, सोचिए। तो इस तरीके से इस चीज को आपको चेंज करना है, ठीक है। टाइम पे खाना, विरुद्धार ना खाना, ये। और एक सबसे इंपॉर्टेंट विरुद्धार है दही, कर्ड। लोग आज देखिए किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाइए तो दही को गर्म करके करी बनाते हैं। दही को गर्म किया है, आप समझ रहे हैं, शाही पनीर बना रहे हैं तो दही डाल दी, क्रीम भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया। तो दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए आपको, इसलिए क्योंकि देखिए दही में क्या प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस होता है उसमें बहुत ज्यादा, है ना। अब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर है दही का, अब उसका जो उसमें वे प्रोटीन भी होता है, वहीं से निकलता है वे प्रोटीन, आप समझ रहे हैं। अब जब आपने उसको रॉ दही को देख रहे हो तो बड़ा एक ब्यूटीफुली डिजाइन है वो स्ट्रक्चर, जैसे आप उसको हीट करते हो तो कोगुलेशन हो जाता है प्रोटीन का, और उस प्रोटीन को पचाने के लिए फिर शरीर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा एक्चुअली, और आपको वो अमा बनाएगा शरीर के अंदर, उसको इम्बैलेंस करेगा। और लास्ट जो फैक्टर है जो पित्त को इम्बैलेंस करता है वो है पानी, जल। पर 20 kg 1 लीटर पानी पीना चाहिए वजन के हिसाब से, और इंसान को 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर 60 किलो वजन है तो 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी नहीं मतलब ओवरऑल फ्लूइड्स, लोग पीते ही नहीं। मैं देखता हूँ 2-2 गिलास भी पूरे दिन बिता दिया उन्होंने, और फिर दिक्कतें होती हैं। सोचिए हमारी बॉडी 72% पानी है, अगर आप देखेंगे तो एक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस 28% होता है, और बाकी साइटोप्लाज्म है जो फ्लूइड है, तो और बॉडी तो सारी सेल्स ही है, तो 72% हमारी बॉडी पानी है। अगर हम पानी ढंग से नहीं पी रहे तो 72% हेल्थ तो हमारी वैसे ही इफेक्टेड है, राइट। तो एक पानी को ठीक करने से बहुत सारे इश्यूज, मतलब ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी मेरे पास हैं कि पानी को ठीक करने से ही सर में दर्द ठीक हो गया, सर में भारीपन रहता था वो ठीक हो गया, आप सोचिए, है ना। और मतलब अच्छे विचार अच्छे आने लगे, क्योंकि सेरोटोनिन जो है, स्पेशली सेरोटोनिन जो हार्मोन है, इट डिमांड्स लॉट ऑफ वाटर। अच्छा वाटर, अगर आप हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी तो सेरोटोनिन आपका बैलेंस रहेगा शरीर बॉडी के अंदर, और आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह के इश्यूज कम ही होंगे एक्चुअली, सोचिए। बट लोग ये सोचते नहीं है। और फिजियोलॉजिकली एक दिक्कत और भी होती है, अगर आप पानी कम पीते हैं तो टिश्यूज में पानी की कमी आती है, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड अपना वाटर रिलीज कर देता है टिश्यूज के अंदर, और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है एक्चुअली। आपने कई पेशेंट देखे होंगे, लोग देखे होंगे जिनके हेमोग्लोबिन ज्यादा रहता है हमेशा, वो पानी कम पीते हैं इसलिए ज्यादा रहता है, क्योंकि गाढ़ा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया एक्चुअली ब्लड का। और कम वॉल्यूम वाला ब्लड यानी गाढ़ा हो गया, वही ब्लड अगर आपको सोचिए कैसे ऊपर तक पूरा चढ़ ही नहीं पाएगा, तो मन भी हमेशा खराब रहेगा आपका, और शरीर में कहीं दर्द भी होता रहेगा आपको। तो सिर्फ पानी को ठीक करने से कितने सारे इश्यूज जो है आपके ठीक हो रहे हैं। और दूसरी जो गलती करते हैं लोग ना, पानी पीते समय कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। पानी पीते समय नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। यस, अकॉर्डिंग टू साइंस वाटर जो है वो फीलिंग को स्टोर करता है, भाव को स्टोर करता है। सीरियसली यस, भाव को स्टोर करता है। आप सोचिए कि अगर आप पानी पीते समय किसी के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, और वो पी रहे हैं पानी, तो इट इज इफेक्टिंग योर 72% हेल्थ। सोचिए, इसलिए बोला था ना, भाव। एक मदर ने खाना बनाया वो कितना अच्छा लगता है, चाहे थोड़ा कम, कई बार मसाले इधर उधर हो जाते हैं, फिर भी टेस्टी लगता है। और एक बाहर रेस्टोरेंट में आप खा रहे हैं तो वो फीलिंग, उस चीज को पहचानिए, फीलिंग क्या है, वो फीलिंग कहां से आ रही है। वो फीलिंग, कोई खाना बनाते समय पानी का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो भाव, किस भाव से बनाया जा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, भाव अच्छा रखिए एक्चुअली। तो पानी पीते समय कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। जब पानी पी रहे हैं तो आप देखिए आपका बॉडी वैसे ही ठीक हो जाएगा, समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो पानी को पीना और भाव, अभी हम इस पे आएंगे एपिजेनेटिक्स में, कि ये विचार जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, भाव, फीलिंग, विचार, थॉट, ये क्यों जरूरी है। ये तो सारी चीजें मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ आयुर्वेद की। इसके बाद जब मैं आपको थॉट लेवल पे लेके जाऊंगा ना, फिर आपको समझ आएगा बेसिकली ये कहाँ से चीजें गड़बड़ होती है। तो ये पित्त का पूरा वो है जो मैंने आपको बताया कि पित्त को कैसे आपको बैलेंस करना है और पित्त कैसे बिगड़ता है। अब आते हैं हम कफ पे, जो हमारा लास्ट दोष है, जो जल और पृथ्वी से बनता है एक्चुअली, जो कि फिजिकल लेवल में आपको बताता हूँ एक ल्यूब्रिकेशन है, हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को लुब्रिकेट करता है, चाहे वो हमारे बोन्स है, चाहे मसल्स है, चाहे वेसल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है, राइट। कफा, तो कफा का पहला फंक्शन क्या है, बॉडी के अंदर वियर टियर को कम करना, फ्रिक्शन को कम करना, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी की बनी रहे, राइट, और टिश्यू डैमेज जो है कम से कम हो। दूसरा फंक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर आता है, सबसे पहले वो फ्लूइड्स के अंदर ही आता है। अच्छी एंटीबॉडी है तो वहीं कहीं खत्म है तो वो डीप जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कफा का, तो कफा इसलिए इम्यूनिटी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहला जो डिफेंस है वो कफा ही है, और वो अपर ट्रैक्ट में आपको रहता है।
बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वात को भी सपोर्ट कर रहा है वो मूवमेंट में, उसको लुब्रिकेट करके, और पित्त को तो सपोर्ट कर ही रहा है, उसको कैरी करके, समझ रहे। तो कफा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटेक्शन लेवल पे अगर हम बात करें। अब ये कैसे बिगड़ता हो, जब कफा बिगड़ जाएगा आपको, है ना, तो आपको वेट जो मैंने बताया था कि कफा बिगड़ेगा तो अग्नि आपकी इंबैलेंस होगी। जल और अग्नि का ऐसे रहता है, एक दोष बिगड़ता है बाकी दोष अपने आप बिगड़ जाते हैं। तो जब कफा आपका बिगड़ने लगेगा तो बॉडी लेथार्जिक होने लग जाती है, साइकोलॉजिकली प्रोक्रास्टिनेशन आपको आने लग जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, एक जगह बैठे रहने का मन करेगा आपको, आलस आने लग जाएगा। कफा बिगड़ने का मतलब आलस आने लग जाएगा, वजन बढ़ने लग जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगी तो फिर भूख कम, एपेटाइट बहुत ज्यादा पुअर हो जाएगा आपको। आप वो सोचे देखेंगे दिन में एक ही बार खाएंगे और पूरे दिन आप सस्टेन कर लेंगे एक ही बार खाने से, ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं है आपको जब कफा आपका बिगड़ेगा। बट वो प्रॉब्लम है, उसमें कुछ करने का मन ही नहीं करेगा आपको, आप डिप्रेशन में जाते चले जाएंगे अपने आप में, एक आइसोलेट अकेले रहने का मन करेगा आपको। तो वो कफा दोष है। और बॉडी में जितनी भी सिस्ट, ट्यूमर, गांठें बनती हैं वो कफा दोष की वजह से होती है। ब्लॉकेज हो रही है वो भी कफा दोष की, कहीं पे भी कोई डिपोजिशन होगा वो कफा दोष है, सोचिए। तो फीमेल में पीसीओडी, पीसीएस होना कफा, नोड्स बन जाना, कोई सिस्ट बन जाना, कहीं पे ट्यूमर बन जाना कफा दोष, कोई भी एनलार्ज होना, कोई भी एनलार्ज ग्लैंड्स, गॉइटर, सब कफा दोष है। सारा कफा, ये सब कफा का इंबैलेंस है, ये सब कफा है। अब ये चीज कोई हो रही है तो समझ लीजिए कफा बिगड़ गया। और जो कफा का एक ही इलाज है, सबसे पहले आचार्य चरक ने यही लिखा है, लंघन। लंघन मतलब फास्टिंग। जब आपको लगे कफा बिगड़ने लग गया है तो बहुत ही लाइट फूड पे आ जाइए, 2-3 दिन तो फास्ट ही कर लीजिए, लिक्विड डाइट पे चले जाइए, खिचड़ी खाइए बस, और रोटी, भारी जो चीजें वो छोड़ दिया, मूंग की दाल, और जैसे साधु खाना खाता है वैसे खाना खाइए, मतलब 4-5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन। और क्योंकि देखिए टॉक्सिन जब शरीर के अंदर बन गया है ना, तो टॉक्सिन और अग्निमंद है इसका मतलब, तो और अगर आप खाना डालोगे तो और टॉक्सिन बनाएगा, बिल्डअप बनाएगा। तो सेमी सॉलिड पे आ जाइए, क्योंकि ऑलरेडी इतना टॉक्सिन है, वैसे भी न्यूट्रिशन बॉडी नहीं ले रही है, क्योंकि सारा चैनल्स ब्लॉक्ड है आपके। तो चैनल्स को क्लीन कैसे करेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन का पहला स्टेप है लंघन। लंघन मतलब फास्टिंग। तो फास्टिंग बहुत अच्छा काम करती है इसके अंदर। आपको जब आपका कफ दोष जो है बिगड़ जाता है, फास्टिंग करिए, लाइट मील खाइए। जैसे वीक में अगर एक दिन अगर हम चूज करें कि फास्ट करना ही है, वैसे भी तो भी मेरे ख्याल से ये चीज इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं आप। 6 बजे लास्ट खाइए, उसके बाद सुबह 10 बजे तक कुछ मत खाइए। रोज या हफ्ते में एक बार? नहीं, रोज करिए। तो जब आपको कफ दोष बढ़ गया है तो रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। मैं लोगों को भी बताऊं, 6 बजे लास्ट मील खाइए, फिर सुबह 10 बजे, 10-11 बजे फिर प्रॉपर लंच करिए, फिर 6 बजे 2 ही मील करिए ऐसे, बस। 6 घंटे का 2 मील में गैप हो गया, और फिर बीच में 15-16 घंटे का गैप हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो बड़ा अच्छा कफा को मैनेज, एनर्जी लेवल्स लो, कोई लो नहीं होगा, क्योंकि सोचिए एनर्जी लेवल क्यों, आपका टॉक्सिन बिल्डअप होने की वजह से एनर्जी लेवल पहले से लो है आपके। जब बॉडी टॉक्सिक होती है तो एनर्जी तो अब शरीर में आती नहीं है ना, आप सोचिए। और जब टॉक्सिन रिलीज होते हैं ना, बिना खाना खा के टॉक्सिन जब रिलीज हो रहे हैं तो आपको एनर्जी बढ़ेगी एक्चुअली। तो इस चीज से आपको एनर्जी बढ़ेगी। और जब आपको लग रहा है कि आपका शरीर एक ऑप्टिमल वेट पे आ गया है, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए आप खाने। तो कफा का तो यही है, कफा का जो लंघन है एक्चुअली। और जब कफा अग्नि मंद हो जाती है तो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा स्पाइसेस, जैसे जिंजर वाटर मैं बोलता हूँ कि जब आपको लग रहा है कि एपेटाइट कम, वीक हो रहा है, शरीर में टॉक्सिन बढ़ता आ रहा है, तो हमेशा थोड़ा जब खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले गर्म पानी करिए कप के अंदर, और उसके अंदर जिंजर टी जैसे बनाते हैं वो लेके खाना खाने से पहले आप ले लीजिए, तो बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा। तो कफा जो है, आप देखिए जब कफा दोष जब बिगड़ जाए तो क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो मीठा छोड़ दो, सबसे ज्यादा कफा बढ़ाता है। कोकोनट से बनी हुई चीजें छोड़ दो, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दो, सबसे ज्यादा कफा बढ़ाते हैं। देसी काऊ का A2 मिल्क ले सकते हैं। उसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड डेयरी जैसे खोया हो गया या फिर आपको मक्खन हो गया, ये सब चीजों को त्याग दो। भारी चीजें छोड़ देनी है आपको, मैदा छोड़ देना है आपको खाने में। बताया मैदा तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए, मतलब कोई भी प्रोसेस जो चीज है ना वो छोड़ दो अगर कफा आपका बिगड़ गया। सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा प्रोसेस चीज आपको कफा में। जितना रिफाइनिंग, जितना प्रोसेस, उतना कफा गड़बड़। रॉ चीजें खानी चाहिए। तो इसमें मैं अपनी डाइट बताता हूँ, जो मैं पर्सनली डाइट फॉलो करता हूँ, जो तीनों दोष वाले लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं खापली व्हीट खाता हूँ एक टाइम सुबह। खापली व्हीट जो बहुत पुराना, इमार व्हीट भी बोलते हैं उसको। ग्लूटेन इसमें लो होता है, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होता है एक्चुअली, ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, रेड राइस खाता हूँ। रेड राइस मूंग की दाल, ठीक है। रेड राइस नवरा राइस बोलते हैं, रक्तशाली राइस। आयुर्वेद में इसका बहुत वर्णन है। आयुर्वेद में बोला जाता है कि रक्तशाली राइस ऐसा राइस है कि कोई इंसान बीमार है तो उसको सिर्फ रेड राइस ही खिलाओ। रेड राइस बुखार भी उतार देता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी पैरासिटिक है। सोचो एक खाना जो दवाई है, इसका सूप बनाते हैं बुखार में तो बुखार उतर जाता है। हमारे पंचकर्म में इसका ग्रोल बना के इससे मसाज भी करते हैं, मर्दन वो करके इसका किसी करते हैं, इसकी पोटली मसाज करते हैं बेसिकली, इसको बॉईल करके। आप सोचिए इतना इसका गुण है। एंथोसाइनिन बहुत ज्यादा होता है, स्किन को पूरा ग्लो कर देता है, डार्क सर्कल आपको मिटा देता है बेसिकली। आप सोचिए। एंड हाई इन प्रोटीन। नॉर्मल राइस 2% प्रोटीन होता है, 10% प्रोटीन है, और डबल फाइबर होता है, राइट। ग्रेनी होता है, थोड़ा बनने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा भिगोना पड़ता है इसको। तो एक टाइम आप ये खाइए, और क्या कहते हैं 2 मील
मैंने आपको बताया आइडल जो मील है 2 मील, तो 2 मील आप एक टाइम रोटी खाइए, एक टाइम आप रेड राइस और भी खाइए, मतलब बहुत बेस्ट है। फिर सीजनल फ्रूट्स खा लीजिए बीच में, ये बेस्ट तरीका है बेसिकली करने का एक्चुअली में आपको ना खाने का। तो और अगर आपको तीसरी मील भी खानी है तो कोई भी मिलेट आप चूज कर लीजिए, मिलेट, और मिलेट में वेजीज डाल के और वो खिचड़ी बना के आप इसको रात को खा सकते हैं एक्चुअली में। तो ये इस तरीके से अगर आप चलाएंगे मील को तो आप देखेंगे कि शरीर के अंदर आपको चाहे कोई भी दोष है, तीनों दोष आपके बैलेंस होने लग जाते हैं। स्पेशली कफा तो होता ही है क्योंकि बड़े लाइट हो गया ना, आपने हैवी चीज सुबह ही खा लिया और फिर वो खा रहे हैं। आप कभी ओकेजनली बाहर का खाना खाते हैं या कभी मन करता है? बिल्कुल खाते हैं। देखिए, और खाना भी चाहिए क्योंकि थोड़ा अब आज हम कलयुग में रह रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है कि आपको हर तरह के फूड कहीं पे भी आपको जाना पड़ रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बॉडी को थोड़ा सा एक मेमोरी होनी चाहिए बॉडी के अंदर ना, हर चीज की, कि अगर कभी खाना भी पड़ जाए तो बॉडी एकदम से बहुत हेवायर वो ना करे, मतलब ना रिएक्ट ना करे। कई लोग होते हैं ना, जैसे कई जापानीज इंडिया है, इंडियन फूड खाया तो एकदम से पेट ऐसा खराब हो जाता है कि लूज मोशन ही चल रहा है एक्चुअली, आप सोचिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो महीने में अगर आपने एक आधी बार ऐसा कुछ खा लिया है, बट उसमें मैं बोलूंगा ना, मैदा वगैरह मत खाइए, मतलब मैदा और रिफाइंड जो चीजें हैं वो छोड़ के आप बाहर का कुछ भी थोड़ा बहुत कभी खा सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है एक्चुअली उसमें। और बट अगर आपको लग रहा है उससे कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको रीबैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए उसको आप बेसिकली। फ्रीक्वेंसी कम रखनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम रखनी चाहिए उसको। नेक्स्ट डे बैलेंस करिए, या फिर 3-4-5 दिन थोड़ा सा लाइट आ जाएगी, थोड़ा सा फास्टिंग कर लीजिए एक्चुअली। अगर आपने कहीं शादी में गए हैं, भारी खा लिया है, तो उसका फास्टिंग जरूर करिए एक्चुअली, ताकि वो थोड़ा सा बॉडी से बाहर निकल जाए। सर आयुर्वेद पे एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, डॉक्टर सीमा पटेल हैं, पीएचडी की थी, तो उन्होंने ही बोला था कि इन टुडेज केमिकल एंड पॉल्यूशन चोक टाइम्स दोज हम्बल प्लांट रेमेडीज मे नॉट बी इनफ। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि आज के समय में जो चीज 5000 साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है वो वहां के टाइम के हिसाब से थी। वहां पे पंच तत्व, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब शुद्ध था। आज के समय में सब अशुद्ध हो चुका है, पानी अशुद्ध हो गया, हवा अशुद्ध हो गई है, ठीक है। तो शरीर में इतना टॉक्सिन हो गया है, सोचिए। तो नॉर्मल जो हर्बल रेमेडीज हैं वो कई लोगों में तो बड़ा अच्छा काम कर जाती है, ठीक है, बट कई लोगों में नहीं काम करती है। बिल्कुल उन्होंने ये सही बोला। तो उसके लिए हमारे गुरुजी, मैं अपने गुरुजी को बोलता हूँ, हमारे गुरुजी क्या करते, कोई भी उनको मरीज आता था ना, वो क्या बोलते थे उनको, सुबह सुबह नीम बोलते थे कि सुबह सुबह उठिए, आपको नीम की पत्ती, देसी घी और काली मिर्च, ठीक है, इसका गोला बना के आपको 2-3 काली मिर्च वो करके और 7-8 पत्तियां नीम की लेके और उसको थोड़ा करके और थोड़ा वो बना के पेस्ट सा बना के, और वो आपको और घी के साथ डेली आपको सुबह खाना है। वो मैं पूछता था गुरुजी से, गुरुजी इससे होता क्या है? वो बोलते थे कि जो भी इन्होंने आज तक खाया है या जो भी दवाइयां खाई हैं, जो भी केमिकल है शरीर में, वो सब निकल जाएगा, फिर मेरी दवाई ज्यादा असर करेगी एक्चुअली उसके ऊपर। हाँ, तो इसलिए लंघन, शोधन भी तो यही है ना, लंघन। कोई भी चीज को आपको फॉलो करना है ना, तो सबसे पहले थोड़ा डिटॉक्स हो जाए। हम भी 3 डे डिटॉक्स देते हैं, पहले 3 दिन के लिए लिक्विड डाइट पे कर देते हैं। तो लिक्विड डाइट पे जब बंदा रहेगा, तो लिक्विड डाइट पे जब इंसान रहता है, तो उससे क्या होगा कि जो टॉक्सिन ऑलरेडी बिल्डअप है ना बॉडी के अंदर, हम दे नहीं रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे निकलना शुरू होता है शरीर के अंदर से। और कुछ लिक्विड डाइट में जैसे कुछ फ्रूट के जूसेस ऐसे होते हैं, कुछ सूप्स होते हैं जो चिलेटिंग भी होते हैं। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? चिलेशन जो करते हैं। चिलेशन का मतलब कि जो भी बॉडी में टॉक्सिन होल्ड अप है वो उसको बाइंड करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे हॉट वाटर सिपिंग जो है वो भी एक चिलेशन है। अगर किसी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है, कुछ नहीं करना, आपको दिन में 7-8 बार थोड़ा 1 कप गर्म पानी करिए, चाय जितना जैसे गर्म होता है, उसको सिप सिप करके पीजिए। तो हॉट वाटर जो है सबसे अच्छा एक चिलेशन है। नींबू डाल के भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि खाली सिर्फ हॉट वाटर, सिर्फ हॉट वाटर को सिप करेंगे तो वो बड़ा अच्छा चिलेशन है। तो वो सारे टॉक्सिन, इनफैक्ट हैवी मेटल्स को भी बाहर निकालता है। तो इस तरीके से इसीलिए सिट्रस फ्रूट का जो जूसेस है वो भी काफी अच्छा एक डिटॉक्सिफाइंग वो है। जैसे ऑरेंज जूस है, ये भी आप कर सकते हैं। आपने अभी अपने गुरुजी के बारे में जिक्र किया, और इसी के साथ मैं अपने अगले सेगमेंट पे आना चाहूंगा कि क्रिया योग की बात कई बार होती है और कई पॉडकास्ट आजकल बन रहे हैं क्रिया योग के बारे में। आप क्रिया योग के बारे में हम बात शुरू करते हैं, आप जरा बता सकते हैं व्यूअर्स को कि क्रिया योग क्या होता है? देखिए, क्रिया योग इसको थोड़ा सा पहले थोड़ा सा पीछे हम लेके जाएंगे तो 2 तरीके के योग हैं। एक तो अष्टांग योग हो गया और एक क्रिया योग हो गया, ठीक है। 2 योग बताए गए। तो अष्टांग योग तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, कि आज के समय में अगर मैं बोल दूं गृहस्थ जीवन में उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। अब समझो उसके यम है, नियम है, फिर ब्रह्मचर्य का पालन जो उसी के अंदर आता है, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के समय में उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, राइट। और दूसरा है क्रिया योग, जो सांसों की साधना है, प्राणों की साधना है। अब इसको मैं समझाऊंगा कैसे। मेरा प्रिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला जो वो रहता है, मतलब जो पॉइंट रहता है, वो प्राणायाम ही रहता है, बेसिक प्राणायाम रहता है, जिसमें आपको सांसों को कंट्रोल करना है एक्चुअली, जिसमें आपको इनहेलेशन, पॉज और एक्सहेलेशन
होता है। अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम कपालभाति के अलग प्राणायाम होगा, मैं बेसिक ब्रीदिंग, मैं क्रिया योग की तरीके से चलता हूँ। बेसिक ब्रीदिंग, पहले बेसिक ब्रीदिंग, मतलब लोगों की बेसिक ब्रीदिंग ही सही नहीं होती। आप सोचिए 70 से 80% लोग उल्टी सांस लेते हैं। वो सांस को अंदर लेते हैं और पेट को भी अंदर ले लेते हैं ऐसे, ये ऐसे। और डायफ्राम ऐसे है, देखिए टेक्निकली बॉडी एनाटॉमी क्या बोलती है, ये डायफ्राम जब नीचे जाएगा ऐसे तो लंग्स पूरे एक्सपैंड होते हैं। तो सांस जब अंदर ले तो पेट को पूरा भर आना चाहिए ऐसे, तो सांस अंदर ले तो पेट पूरा भर आएगा ऐसे। और फिर जब सांस बाहर निकाले तो पेट पूरा अंदर जाएगा। राइट। अब मेरे खुद पर्सनल जो मेरे पेशेंट्स हैं 70-80% लोगों को यही सांस लेना नहीं आता। क्रिया योग तो थोड़ा दूर की बात है, पहले बेसिक सांस तो सिखा दें। तो मेरा पहला प्रिस्क्रिप्शन में यही रहता है, बेसिक ब्रीदिंग, जिसमें मैं बोलता हूँ कि 5 to 5 थोड़े समय तक सांस अंदर लीजिए, फिर 2-3 सेकंड तक रोकिए, फिर सांस को बाहर निकालिए। क्रिया मतलब सांसों की क्रिया। ब्रीदिंग को कैसे भी आप कंट्रोल करो तो वो क्रिया योग के अंदर ही आता है। तो अब देखिए ब्रीदिंग, जब ये सांस जो है, मैं यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हर पल अपने अंदर ले रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने बोला था भगवद गीता में, कण कण में मैं हूँ। तो इसी कण की बात कर रहे थे। वो कण मतलब मेरे अंदर ही तो है ना वो कण, और वो उस कण को मैं हमेशा हर पल अंदर लेता हूँ। फिर मेरे उस वहां से वो रक्त में जाता है फेफड़ों के द्वारा और पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। आप सोचिए, तो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गॉड तो ब्रीदिंग ही है ना मेरे लिए। दो शरीर के अंदर जब सांस आई तो प्राण आए, जीवात्मा आई, और फिर उनका मिलन हुआ तो एक नया ऑफस्प्रिंग बना, क्रिएशन। अगर आप देखेंगे तो सांस ही वो सबसे नियरेस्ट फॉर्म है जिसको आप महसूस करके समझ के ये देख सकते हैं कि क्रिएशन कैसे हुई। मतलब एक जो नेक्स्ट जो सबसे बेस्ट पॉसिबल जो चीज जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो ब्रीदिंग ही है एक्चुअली। मतलब क्लोज टू ट्रुथ जिसको आप बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली ट्रुथ बट क्लोज टू ट्रुथ। तो आपकी सांसें ही है ना, सांस गई तो बॉडी माइंड सोल सब तीनों अलग हो गए। उसने तो पिलो रखा है सबको एक्चुअली। तो डिवाइन को एक्सपीरियंस करना है आपको तो सांस को एक्सपीरियंस करिए। सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है, हर स्पिरिचुअल पाथ का टीचिंग क्या होता है, बी इन प्रेजेंट। अब कैसे रहा जाए प्रेजेंट के अंदर, ऐसी एक्टिविटी में आपको अपना समय व्यतीत करना जो सिर्फ प्रेजेंट में ही होती है। और सांस ही वो चीज है जो सिर्फ अभी हो सकती है, ना तो पास्ट में जाके ले सकता मैं सांस को, ना फ्यूचर में जाके ले सकता सांस को। तो अगर मैं अपनी सांसों पे ध्यान दे रहा हूं और मैं प्राणायाम कर रहा हूं और मेरा ध्यान मेरी सांसों पे है, तो सोचिए मैं आई एम इन कंप्लीट प्रेजेंट, आई एम इन इन सिंक विद द रियलिटी एंड आई एम इन प्रेजेंट। और मैंने उस रूल को फुलफिल कर दिया, स्पिरिचुअलिटी का जो रूल है। तो क्रिया योग वो साधना है बेसिकली, सांसों की साधना है। तो जितना आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाओगे, तो शिव पुराण में जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ऐसी सरल क्रिया क्या है जिससे एक नॉर्मल इंसान भी सच्चाई को जान सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, तो शिव जी ने भी ये बोला कि सांसों की साधना। सांसों पे ध्यान, अगर कोई सांसों पे ध्यान दे ले तो वो सफल हो जाएगा, नियम से, डिसिप्लिन से। महादेव किसी टेक्निक को फॉलो करते थे, सोहम करके। हाँ, सोहम अब वो रिदम है ना, वो सोहम हमसा कुछ भी आप मतलब वो ना एक एंगेजमेंट का तरीका है। अब जैसे कई लोगों को, अब मैं बोलूंगा सांस लेके सिर्फ देखो, वो लोग वैसे नहीं देख पाएंगे। तो एक हमें शुरू में हमें एंगेज होना पड़ता है। तो एंगेज होने के लिए आप कोई भी आपका गुरु मंत्र, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है वो मंत्र को आप सांसों से जोड़ सकते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जांपल जैसे मैं सांस को जब अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं गायत्री मंत्र का चैंट कर सकता हूँ। लेते हुए गायत्री मंत्र का चैंट किया, निकालते हुए गायत्री मंत्र का चैंट कर लिया एक्चुअली, ठीक है। मैं सिंपल ओम वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे 7 चक्र होते हैं, मैं सांस को जब अंदर ले रहा हूँ तो हर चक्र पे ओम चैंट करता हुआ गया ऊपर तक। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी देर रुका हूँ तो मैंने 3 बार ओम चैंट कर दिया यहाँ पे। फिर जब नीचे गया हूँ तो हर चक्र पे ओम चैंट करता हुआ नीचे आ गया। ये भी एक तरह की क्रिया होगी। तो ये थॉट्स में आपको चैंट करना होता है? हाँ, मेंटली मतलब जस्ट टू एंगेज। आप जरूरी नहीं है चैंट करना है आपको। मतलब किसी चीज को देखो, हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, हम बहुत सारी टेक्निक्स के चक्कर में पढ़ के ना हम वहां पे खो जाते हैं। दूसरों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ के कि अच्छा वो क्रिया योगी है, उसको यहाँ पे ये दर्शन होगा, ये दिख गया। मैं तो बोलता हूँ वो माया है। हाँ, वो माया है बिल्कुल। आप सोचिए, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं साधना करता हूँ, मेरे को सिर्फ डार्क दिखता है। मैंने कहा आप बहुत लकी हो कि आपको डार्क दिख रहा है, क्योंकि लाइट इज इल्यूजन। लाइट नहीं है तो क्या डार्क तो है। डार्कनेस तो ऑलवेज, इट इज ऑलवेज परमानेंट। सब कुछ तो इवॉल्व वहीं से हुआ है। इसका हमारे आयुर्वेद में भी जिक्र है। सोचिए 3 लेंटर डाल के हम एक रूम बनाते हैं जिसके अंदर चिकित्सा होती है। क्रोनिक पेशेंट्स को वहां रखा जाता है एब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि बॉडी रिजुविनेट करती है डार्क में। TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, रात को रिलीज होता है। जो आपने बताया ना 10 से 2 बजे का समय जो रात को पित्त का होता है, उसमें सारी जो अच्छी चीजें जो बॉडी को हील करने वाली सब रात को रिलीज होती है। डार्क में, लाइट में नहीं होता कुछ। होता है
कुछ हार्मोन, बट सबसे ज्यादा डार्क में। बॉडी की हीलिंग जो चीजें हैं जो बॉडी को हील करेंगे वो केमिकल्स बॉडी को डार्क में रिलीज होते हैं। तो अगर आप साधना कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना, किसी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, कोई लाइट नहीं दिख रही है, तो आप सही पाथ पे हैं। और लोग दूसरे के एक्सपीरियंसेस को पढ़ के उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियस। उसमें फिर वो प्रैक्टिस की जो एक ब्यूटी है ना उसको वो घुमा देते हैं। एक्चुअली सोचिए असली ध्यान क्या बताया था कि सांसों पे ध्यान है। अब सांसों पे ध्यान तो हट गया है, अब वो ध्यान ये है कि यहाँ पे मेरे को कलर कौन सा दिख रहा है। सही बात है। असली ध्यान अब वो तो हट गए ना। फिर मैंने क्या सांस का, मैंने क्या सांस तो वो है ना प्रेजेंट में अभी हो रही है, ध्यान तो उसी पे लगाना था ना। पर ध्यान कहाँ चला गया, थॉट मतलब एक क्रिएशन पे चला गया भाई। अब सोचिए वो तो चलता रहेगा ना, इग्नोर इट। माया है वो तो डिस्टर्ब करेगी आपको। जैसे एक ऋषि मुनि पहले साधना करते थे और अप्सराएं आती थी, उनकी साधना भंग करती थी। तो ये चीजें उस तरीके से ही हैं, ये वही अप्सराएं हैं जो आपकी साधना को भंग करती हैं और जो आपको सांसों पे ध्यान नहीं लगाना दे रही है और आपको रियलिटी से दूर कर रही है। तो क्रिया योग वो साधना है, सांसों की साधना है जो पहली शुरू होती है सांसों को साधने से। सबसे पहले तो ब्रीथ को पॉजिटिव करो। कि जब पहली दीक्षा हमने ली थी तो उसमें यही बताया था गुरुजी ने कि सबसे पहले तो एक साल यही करो, सिर्फ सांस को अंदर भरो, पेट को फुलाओ, थोड़ी देर रोक लो जितना आपसे रखता है, 1-2 सेकंड, फिर सांस को, और ये करते रहो। अपने आप ही आपको सांस बताती जाएगी सब कुछ। और लिटरली ऐसे ही हुआ मेरे साथ। जैसे जैसे मैं इसको करता गया तो शुरू में मेरे को लगा यार, मैं सोच के गया था कि कुछ ऐसी टेक्निक मेरे को बता देंगे गुरुजी कि मेरे को मतलब लेविटेट हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा। बट उनके शिष्य ने बोला मेरे को कि आप करो जो गुरुजी ने बताया ना, अपने आप ही आभास होगा। और लिटरली ऐसे ही हुआ। लिटरली ऐसे हुआ जब मैं उसको प्रैक्टिस से करना डिसिप्लिन से होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आज 8 बजे किया, कल 10 बजे किया, डेली एक समय पे करो तो एक न्यूरो पैटर्न बन जाता है आपके अंदर ना, और वो धीरे धीरे डीप जाता है आपके डीएनए में। जब एक चीज को आप डेली रिपीट करते हो सेम टाइम पे, उसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। सेम टाइम पे, सेम जगह पे, सेम चीज को जब आप डेली करते हो तो इट गोज इनटू योर डीएनए एंड इट गेट्स एनकोडेड इनटू योर डीएनए। और फिर वो है जब आपका ध्यान भी नहीं होगा तो भी सांस आपकी ऐसी चलेगी। अब मैंने इतना प्राणायाम करता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है मैं बैठा हुआ हूँ कुछ पढ़ रहा हूँ तो मेरा सांस अपने आप ही अपने आप ही सांस रुक जाती है। आप सोचिए, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर आ गया है वो ना, डीप ब्रीदिंग ऐसे करके फिर रुकना और फिर ऐसे करके, तो अपने आप ही वो होता। तो वो सांस आपकी नॉर्मल, चाहे ध्यान है चाहे नहीं है, तब भी आपकी सांस वैसी मॉडिफाई हो गई है। एग्जैक्टली क्या फर्क आया सर, आप जैसा आप बता रहे हो कि एक साल फर्क क्या आता है? अब उससे जब फर्क क्या है, जब मैंने वो प्रैक्टिस किया तो बहुत सारी चीजें ऐसी फैकल्टीज आपकी ओपन हो जाती हैं जो आपको पता है। संस्कार होते हैं ना, कुछ संस्कार हमारे डीएनए के अंदर होते हैं ऑलरेडी, जेनेटिक्स से आप जब लेके आते हो, बट वो एक्टिवेट होने का उनका समय होता है एक्चुअली, समझ रहे हैं। जैसे संगीत से मैं बहुत दूर था, पर जैसे ही मैं ये शुरू किया और मेरे को 3-4-5-6 महीने हुए थे, मेरा संगीत में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया। सोचिए कि मैंने इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप देखेंगे मेरे कैबिन के अंदर भी काफी इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, मेरे घर पे भी काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मैंने कीबोर्ड बजाना अपने आप सीख लिया। और हाँ, सुर, लय, ताल, सरगम की जो मेरे को लग रहा था कि सरगम मैंने ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई है। आप सोचिए, तो म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट, और स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट मेरे को आने लग गया। आप सोचिए, और वो अपने आप वो फैकल्टी वहां से ओपन हुई है। सोचिए। दूसरी चीज मेमोरी इज लाइक फोटोजेनिक। मेमोरी ऐसी होती गई कि जैसे मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है एक्चुअली, राइट। मैं किसी चीज को देख रहा हूँ तो मतलब मेरे को बहुत लंबे समय तक उसका जो इम्प्रिंट है वो अंदर है, और जब मैं उसको याद कर रहा हूँ तो वो पिक्चर आ जा रही है, फिर मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ एक्चुअली वैसे। तो इस तरह के चेंजेस बेसिकली आने लग गए। हाँ, फोकस तो बड़ा ही बड़ा। तीसरी चीज क्या हुआ कि जो क्रेविंग्स है, सबसे इंपॉर्टेंट आया क्रेविंग्स पे कंट्रोल। कि जो ऐसा होता है ना कभी भी डेली नया खाना है, वो क्रेविंग्स बड़ी कंट्रोल हो गई एक्चुअली। अब है कि कैसा भी खाना आ जाए तो वही चल रहा है, ठीक है। बस ये अब भाव आ गया कि हाँ, सिर्फ बॉडी को पोषित ही तो करना है, खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जरूरी नहीं है टेस्टी हो या टेस्ट बड्स और ये सारी चीजें। तो वो हैबिट्स जो है, जो पैटर्न्स है, वो मैं तोड़ पाया बेसिकली इससे एक्चुअली। तो जो चेंजेस मैं चाह रहा था कि जो इंसान जो चाहता है ना, जो चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, आज बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो चाहते होंगे कि हम ये हैबिट को तोड़ दें। कहीं को खाने के बाद कुछ खाने की आदत है, कहीं को स्मोकिंग की हैबिट है, कहीं को किसी चीज की हैबिट है। सारी हैबिट्स को आप तोड़ सकते हो बेसिकली प्राणायाम करके बेसिकली ना। और मैंने जब देखा, अब इसकी साइंस पे भी गया, क्योंकि देखिए मैं बताना चाहूंगा कि आई एम डबल ग्रेजुएट। मैं पहले इंजीनियर था और बाद में मैंने BMS किया है। हाँ, तो आई एम डबल ग्रेजुएट, तो इंजीनियर वाला माइंड भी मेरा काम करता है यहाँ पे। तो फिर मेरे को उसका लॉजिक चाहिए था कि यार इसका लॉजिक क्या है, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने बहुत रिसर्चेस पढ़ी, सब कुछ मैंने पढ़ा। तो उसमें मैं एक स्टडी पे पहुंचा, जर्मनी की एक स्टडी थी इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया पे। तो इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी को लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आ जाती है बॉडी एक्चुअली में। तो वो साइंटिस्ट जो थे ना, उन्होंने देखा जो हाई हिल्स पे लोग रहते हैं, बहुत टॉप पे, जहाँ पे थिन एयर है, जहाँ पे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट बहुत कम है, ऑक्सीजन बहुत कम है, तो वहां पे लोगों की एजिंग ही नहीं होती है। 90 साल का आदमी 50 साल का लग रहा है। उन्होंने कहा ऐसा क्या है भाई इनके शरीर के अंदर। तो जब उन्होंने
साइंटिफिकली देखा, उनको बॉडी को स्टडी किया तो देखा उनकी बॉडी में स्टेम सेल्स का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा है। दूसरा बेसिकली उनकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा एरिथ्रोपायोप्रोटीन जो नए नए वेसल्स जो बनाता है हमारे शरीर के अंदर, मतलब कहीं पे भी कोई भी अगर मान के चलिए हार्ट में कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो अपने आप ही नया वेसल बन जाता है, जो नया वेसल ओपन हो जाता है, कोलेटरल बोलते हैं उसको, जो हार्ट को वो डेफिसिट सप्लाई होती है वो दे देता है। चौथा हो गया एमसीएचसी। एमसीएचसी मींस क्या कहते हैं, सिंगल सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को भी बढ़ा देता है, उनके शरीर में एक सेल की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। पांचवा मतलब न्यूरो ट्रांसमिशन, मतलब हाई एट सेरोटोनिन, मतलब हैप्पीनेस फैक्टर बहुत अच्छा था उनका। कोई स्ट्रेस नाम की तो चीज ही नहीं थी, स्ट्रेस इंडेक्स जब ईईजी से देखा गया उनका, तो उन्होंने इस चीज को रेप्लिकेट किया अपने वहां जाके, एक रूम बनाया उसमें 90-91 ऑक्सीजन को रख दिया और डायबिटीज और पार्किंसन पेशेंट्स को उन्होंने उन रूम के अंदर रखा 1 महीने के लिए। कुछ लोगों ने बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो एनवायरनमेंट हर के लिए सुटेबल नहीं था, और कुछ लोगों ने कंटिन्यू, जिन्होंने कंटिन्यू किया उनको पार्किंसन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर भी फर्क आया और प्लस उन डायबिटीज लेवल भी सुधर गए। तो इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया की जो स्टडी थी जब ये मैंने पढ़ी तो आई वाज स्टन्ड। फिर मेरे को क्रियायोग एकदम से रिकॉल हुआ, मैंने कहा यही है ये क्रियायोगी तो है, क्योंकि उसके बाद उन साइंटिस्टों ने क्या देखा कि अब ये एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हर के लिए सूट हो जाए, तो ये कस्टमाइज होना चाहिए इंसान के हिसाब से। फिर उन्होंने जब आयुर्वेद को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, जब उन्होंने रेचक कुंभक देखा, रेचक कुंभक मतलब वही इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, पॉज एंड एक्सहेलेशन। रेचक कुंभक वैसे एक्सहेलेशन के बाद होता है, तो कुंभक पे वो रुके। तो कुंभक वो टेक्निक है जो क्रियायोग के अंदर बहुत कॉमन है। कुंभक एसेंस है बेसिकली क्रिया का, है ना। तो कुंभक जो है वो टेक्निक है जिससे इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया एक शरीर अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता है। तो वहां से फिर मेरा दिमाग घुमा। फिर उसके बाद मेरा ख्याल आया, एक मेरे पास बहुत बड़े गुरुजी आए थे केदारनाथ में, श्रीनिवास पोस्ती जी उनका नाम है। तो देखा होगा ना, मोदी जी भी मिलते हैं कभी कभी उनसे ना, 6 फुट उनकी हाइट है। तो वो केदारनाथ के मंदिर को उनके एंसेस्टर्स ने और उनने भी संभाला है। तो वो बैठे हुए हैं मेरे पास, ट्रिपल वेसल डिजीज है उनको, सोचिए उनकी 2 आर्टरीज 100% ब्लॉक्ड है, एंड फिर भी वो बैठे हुए हैं। मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी हाउ यू आर सिटिंग, आप कैसे बैठे, कैसे हैं आप यहाँ पे। तो बोल रहे हैं कि बेटा मैं जब ऊपर जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अब मेरे को समझ आया वो कैसे ठीक हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब मैंने उनका जो हार्ट है उनमें कोलेटरल जितने बने हुए हैं ऑलरेडी कि उनके हार्ट को जो ब्लड चाहिए वो मिल रहा है, क्योंकि वो थिन एयर में रहते हैं ऊपर, इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया एनवायरनमेंट ही दे रहा है उनको। इसलिए जो हमारे ऋषि मुनि ने जो स्थान चुना साधनाओं के लिए, सारे आप देखेंगे जो गुफाएं हैं सब पहाड़ों में की होती है, क्योंकि इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया। आप सोचिए, अब यही भाव है, आप सोचिए कि कई लोग श्रीखंड, मैंने कई एग्जांपल्स पढ़े हैं लोगों के, श्रीखंड महादेव की यात्रा पर जा रहे हैं, हाई हिल्स पे चढ़ रहे हैं, कईयों को भूत दर्शन हो जाते हैं, कईयों को कटा हुआ आदमी दिख रहा है, कईयों को क्या शिव जी भोलेनाथ दर्शन हो गए। क्यों होता है ऐसा? जब लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट पे आप जाते हो तो आपकी बॉडी ऑप्टिमली परफॉर्म करती है और आपके जो ब्रेन के सारे जो रिसेप्टर्स हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर सारे एक्टिव हो जाते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ जाती है आपके ब्रेन की। तो जो भाव आपको अंदर होगा ना, वो एज ए हेलुसिनेशन आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा सामने। अगर आपके अंदर डर का भाव है तो वो चढ़ते समय आपको डर दिख जाएगा एक्चुअली। अगर आपके अंदर शिव जी का भोले का भाव है तो साक्षात भोले जी प्रकट हो जाएंगे आपके सामने एक्चुअली। तो ये इसका साइंस है एक्चुअली, आप सोचिए। तो जो अंदर है, मतलब इट्स ऑल क्रिएटेड बाय योर माइंड एंड ब्रेन एक्चुअली। बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, इन चीजों के अंदर जाके फिर लोग फंस जाते हैं। एसेंस क्रियायोग का क्या है? सांस को और डीपन करना, कुंभक को और बढ़ाना। जितना कुंभक बढ़ाओगे, आप सोचिए उतना बॉडी ऑप्टिमली आपकी परफॉर्म करेगी फिजियोलॉजिकली। साइकोलॉजी तो एक अलग फैक्टर है बेसिकली, ठीक है। जिस उस लेवल पे जो थॉट, विचार, जो प्रेजेंट में रहना, जो एक मतलब आज के समय में जो आप देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का जो मेन जो एम क्या है कि हमेशा इंसान, मतलब एक ही एम है, एक ही जगह पहुंचना है कि आज अभी यही मोमेंट है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। तो वो क्रिया योग है। तो क्रिया योग में प्राणों की साधना है, सांसों की साधना है एक्चुअली। अब ब्रीफ में हमारे जैसे जो लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं या फिर जो व्यूवर्स हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आप इसमें शुरू कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो शुरुआत ऐसे करिए। देखिए, सबसे बेसिक जो एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, तो पहला स्टेज मैं आपको बताऊंगा इसको मैं इंक्रीमेंटल कुंभक बोलता हूँ, ठीक है। तो 1 से 12 लेवल है इसके, हर लेवल में 12 सांसें हैं। तो गोल क्या है हमें? 12 × 12 144 ब्रेथ्स, यानी कि 144 ब्रेथ्स आपको एक सेशन में करनी है। ये गोल है लॉन्ग टर्म, ये 1 साल में हो, 2 साल में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब ये शुरुआत कैसे करनी है? फर्स्ट लेवल क्या है? 7-3-7, 7 सेकंड्स का इनहेलेशन, और इनहेलेशन के टाइम पे टमी को पूरा एक्सपेंड करना है, देन 3 सेकंड का पॉज, राइट, और फिर 7 सेकंड का एक्सहेलेशन, और फिर टमी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। दिस इज लेवल 1। पहली 12 सांसें आपको ऐसी लेनी है। नेक्स्ट 12 सांसें
जो आपको लेनी है उसमें 7-6-7 हो जाएगा, 3 सेकंड का इंक्रीमेंट हो जाएगा कुंभक के अंदर। फिर नेक्स्ट जो 12 सांसें हैं उसमें 3 सेकंड का और इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 7-9-7 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जब 12th पे आप पहुंचेंगे तो 7-36-7 हो जाएगा। तो ये एक तरीके का स्टेयर है, सीढ़ी है, आप देखिए 3 ऐसे 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 करके आपको ऊपर चढ़ना है, जिसमें हम उस होल्ड को 3-3 सेकंड 3-3 सेकंड बढ़ा रहे हैं। और अगर बाई चांस आप स्टार्ट करें पहले 3 सेट से 1 2 3 यानी 36 ब्रेथ, अगर आप बाई चांस पहला सेट आपने 7-3-7 कर लिया, 7-6-7 नहीं हो पा रहा है, जरूर नहीं है 7-6-7 आपको डे 1 पे करना है, तो दूसरी जो 12 सांसें हैं 7-3-7 आपने कर लिया, पहली 12 सांसें, दूसरी 12 सांसें 7-4-7 कर लीजिए, ग्रेजुअली वहां तक पहुंचिए, बट पहुंचना है वहां तक। तो 7-4-7 कर लिया, फिर जो थर्ड 12 सांसें लेनी है, ऑब्वियसली पता है 7-6-7 नहीं कर पाए तो 7-9-7 कैसे कर पाएंगे, तो 7-5-7 करने की कोशिश करिए थर्ड पे आप। तो ग्रेजुअली जब पहले 3 को आप कर लें, पहले 3 को आप कर लें अगर, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मतलब 7-3-7 7-6-7 7-9-7 उसको फिर कुछ समय तक प्रैक्टिस करें, जब उसमें बिल्कुल आप प्रोफिशिएंट हो जाए, फिर देन अगला 12 आप करिए 7-12-7। तो ऐसे करते करते इस इंक्रीमेंट को आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। इट इज लाइक ट्रेनिंग ऑफ एथलीट। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, कई मेरे जो जिनको मैंने सिखाया है तो वो 9th लेवल तक यहाँ पे पहुंच 7 मतलब जो 7-27-7 तक भी पहुंच गए, तो उन्होंने बोला कि क्या हम 7-18-7 से या 7-27-7 से सीधा शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू कर, मतलब इस क्रिया को वहीं से शुरू, हम 7-27 तक पहुंच गए हैं तो क्या वहीं से शुरू कर सकते हैं डेली? बट नहीं करना वहां से शुरू आपको। उसका कारण है, अगर आपने कर दिया वहां से शुरू, तो जो स्पिरिचुअलिटी का एक और रूल है ईगो डिसोल्यूशन, तो फिर ईगो आ गई ना आपके अंदर। आपको क्या लगा आप यहां पहुंच गए तो यहां से शुरू करेंगे, आपने 7-3-7 की कोई अहमियत ही नहीं समझी। सो डेली आपको नीचे से शुरू होना है, ऊपर तक जाना है डेली। इससे क्या होगा, ईगो डिसोल्यूशन में इस क्रिया के अंदर सिर्फ क्रिया ही नहीं है, ये आपका भाव भी है। आप सोचिए, अगर आपको मैं बोल दूं ना 7-27 से शुरू कर लीजिए, तो आपके अंदर वो ईगो चाहे कॉन्शियसली ना आए बट सबकॉन्शियस लेवल पे आप देखें, क्योंकि एक वो भाव आ जाएगा आपके अंदर के आप कहीं से अलग हो चुके हैं, कहीं थोड़ा सा ऊपर पहुंच चुके हैं, वो भाव ही नहीं आना चाहिए। तो क्रिया योग इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है, आप सोचिए। तो आप अभी 36 पूरा करते हैं वो उसमें कुंभक में? हाँ, वो मतलब 1 to 12 मतलब इसके आगे भी है, देखिए इसमें स्टेजेस अलग अलग है। अभी तो पहली स्टेज के अंदर कुछ नहीं है, पहली स्टेज में तो सिर्फ ये बेसिक क्रिया है ऐसे करके। जैसे जैसे आगे स्टेज बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसमें भाव फीलिंग ऐड होती रहती है। एग्जाम्पल है, जैसे पहला जो भाव मैं बताता हूँ, ये बताता हूँ कि जब आप सांस को अंदर भर रहे हैं ना 7 सेकंड तक, तो 7 चक्र हैं, तो 7 सेकंड मतलब 7 चक्र 7 पॉइंट से होते हुए सांस जाती है। तो मूलधार, फिर आपको स्वादिष्ठान, फिर आपको मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, और फिर पीछे मेड्यूला, फिर यहाँ से होते हैं। तो ये 7 पॉइंट को टकराते हुए, तो आपको भाव ये रखना है पहले लेवल के अंदर, पहली स्टेज के अंदर, कि जैसे आपने सांस को अंदर लिया तो ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है आपको और यहाँ तक आ रही है। फिर यहाँ पे आके आपको 3 बार ओम भी चैंट कर सकते हैं, जनरली मैं ओम चैंट करता हूँ, और फिर वापस जब सांस को छोड़ेंगे तो वो वापस से नीचे जाएगी, ऐसे करते हैं। ये भाव रखना है बस शुरू में, बस एक ये भाव सोच लो कि सांस अंदर लेंगे तो उस ऊर्जा ऊपर जाएगी और सांस छोड़ेंगे तो ऊर्जा नीचे जाएगी। ठीक है, ये भाव शुरू में लेने की जरूरत भी नहीं है, पहले मैं बोलता हूँ बेसिक करिए। बेसिक सिर्फ आपको सांस को लेना है, सांस को लिया, रोका, निकाला, पहले इसमें प्रोफिशिएंट हो जाएगी। और वो भी पेट की मूवमेंट के साथ में, पेट की मूवमेंट करके, पेट की मूवमेंट के साथ, करेक्ट, सिंक करके। तो इस प्रैक्टिस से आप शुरू हुई है। इस प्रैक्टिस का मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको आज दिखाई रहा था कि ऐसे ऐसे केसेस जिसमें डीजनरेशन इतनी ज्यादा हुई है, जो लोग बेड पे थे, इस कुंभक को आगे करते करते जिन्होंने रेगुलरली किया वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो गए हैं। मैंने आपको अभी दिखाया था एक जो आधी टेस्टिमोनियल आया है इसका एक्चुअली में। तो देखिए, दवाई औषधि सब अपनी जगह है, बट शरीर की जो क्षमता है अपने आप को ठीक करने की, वो शरीर को भी नहीं, वो आपको कभी ना तो पता हो सकती है वो क्षमता कितनी है एक्चुअली में। वो जब आप उन प्रैक्टिस को करेंगे ना, समझिए। और कुंभक ही वो तकनीक है। कुंभक बॉडी को हमेशा एक प्रेशर पर डालिए। कुंभक इज प्रेशर। सोचिए, प्रेशर है, जैसे एक लकड़ी, एक हॉलो लकड़ी है ना, उसमें छेद कर दिया आपने, बट आप सीधा हवा ब्लो करेंगे कोई धुन नहीं आ रही है, बट आपने जैसी प्रेशर लगाया है उसमें तो धुन बनती है। तो कुंभक भी वो धुन है। सुर, जब कुंभक करते हैं आप सुर में आ जाते हैं। सुर असुर क्या है? असुर इज नॉन रिथमिक। आप अगर रात को जग रहे हैं और सुबह सो रहे हैं तो आप असुर हो गए। सुर असुर क्या है? सुर इज इन रिदम, असुर इज इन रिदम विद नेचर, एंड असुर इज नॉन रिदम, सर्काडियन रिदम इसको। हाँ, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं। तो ये क्रिया है। तो क्रिया सांसों की साधना है। बेसिक यही है कि सबसे पहले आपको सांसों को साधना है, तो यहीं से शुरू होती है। पहला स्टेप यही है, जो कि हमारे गुरुजी ने बताया। आप किसी को भी ये सिखा सकते हो। पहला जो स्टेप है ना, सही से सांस लेना,
ये तो हर इंसान का अधिकार है सही से सांस लेना, और सही से सांस लेना अगर आपने सीख लिया तो आधी जर्नी तो आपकी वैसी ही हो गई एक्चुअली। बस इसमें थोड़ा ध्यान और लगा लीजिए सांस पे, जब सांस पे आपको ध्यान रखना है एक्चुअली, और माया में नहीं पड़ना है क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। थॉट्स को कंट्रोल करना है, अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। अच्छा, कोई प्रेशर नहीं डालना आपको, जब आप सांसों पे ध्यान लगाएंगे, ध्यान सांसों पे लगाना ना, तो थॉट्स अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि थॉट्स भाग रहे होते हैं बहुत ज्यादा, हम जब मैं फोकस ही नहीं कर पाते हैं सब कुछ। देखिए आपको फोकस क्या है, आपको सांस लेंगे ना शुरू में, थॉट्स को भागने दीजिए। आपको थॉट्स तो आएंगे, उनका तो काम है आना, और थॉट्स वही आते हैं जो कि अनरिजॉल्व थॉट्स है। तो पहले मैं ये भी बोलता हूँ कि थोड़ा सा थॉट पे काम कर लीजिए, कि अगर कोई भी थॉट अगर बार बार आ रहा है तो वो अनरिजॉल्व है, दैट थॉट नीड्स योर अटेंशन, एंड एवरी थॉट दैट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, इट इज अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट। लोग उसको डिस्ट्रैक्शन सोच के हटा देते हैं। नहीं, गलत है, सॉल्व इट। मैं तो बोलता हूँ सॉल्व इट, पूरा कर दो उसको। वो फ्री जो है वो तो घूमेगा ही ना, अब उसको उसका साथी चाहिए, साथी इज सोल्यूशन, सिर्फ शक्ति। तो प्रॉब्लम और सोल्यूशन को मैं ऐसे ही मानता हूँ। तो प्रॉब्लम शिव हो गया और शक्ति सोल्यूशन हो गया, शिव शक्ति। और शिव तो उग्र, जो ऊर्जा है हमेशा उग्र होती है ना, अगर उसको वो सदे ना, जैसे हमारे रस शास्त्र में हम बोलते हैं पारद गंधक रस औषधि बनती है, मरक्यूरी वैसे बड़ा उग्र होता है ना, शिव का सीमेन बोलते हैं उसको, है ना। तो जब तक उसको गंधक नहीं मिलती है पार्वती जी, जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होता है, तो जब तक वो थॉट स्टेबलाइज नहीं होगा तो उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा एक्चुअली। बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, सब देखेंगे धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा। हम तो प्रॉब्लम पे फोकस करते रहते हैं ना, कि उसने ऐसा बोल कैसे दिया, उसने ऐसा कर कैसे दिया, ये हो कैसे गया। वो नहीं करना, वो आगे ना हो उसके लिए क्या करें, उस पर कोई काम नहीं करता एक्चुअली। तो बी ए सोल्यूशन, चाबी बनिए। तो चाबी ढूंढनी है आपको, ताला तो आपके पास आ ही रहा है ना, आप सोचिए चाबी चाहिए आपको। अच्छा सर, जैसे मैं आखिरी प्रश्न है मेरा बस, कि हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के अंदर पढ़ते हैं, जैसे लाहिड़ी महाशय जो थे, या फिर स्वामी परमहंस योगानंद जी भी खुद, और महाअवतार बाबा जी भी, तो क्या उन्होंने यही क्रिया करके इतने आगे लेवल तक? देखिए अब इसमें बहुत सारी क्रिया जो डॉक्यूमेंटेड है, 144 क्रिया डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा। हर क्रिया सीखने की जरूरत नहीं होती, टेलर मेड। जैसे युक्तेश्वर गिरी जी थे, लहरी महाशय जी ने उनको सिर्फ 5 ही क्रिया दी थी, ठीक है। एक क्रिया से भी आप वो चीज पा सकते हो। देखो भाव होना चाहिए, हर जगह भाव है, बिना भाव के क्रिया करते रहो कुछ नहीं होगा। भाव समझ रहे हैं ना, जब तक आपके जेनेटिक्स क्लियर नहीं है ना, जब तक आपके थॉट लेवल पे आप क्लियर नहीं हो, आप समझिए आप इस चीज को, है ना, जब तक कुछ नहीं होगा। भाव, वो डिवोशन होना चाहिए एक्चुअली, ना, आप सोचिए। तो एक क्रिया ही आपको, आप सोचिए, जो मैंने आपको पेट से वाली ब्रीथिंग बताई, अगर इसी को करते रहिए आप नियम से, और इसी को सांस पर ध्यान देते रहिए, यही काफी है आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। कोई ज्यादा लंबी साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 एक्टिविटी करोगे तो ही आप वहां पहुंचोगे, ऐसा है ही नहीं। एक राम नाम का जब भी आप नियम से जप लोगे एक समय पे डेली, वही आपको पार लगा देगा सोचिए। अच्छा सर, वैसे तो ये वाला मैंने आखिरी प्रश्न होना था, बट एक और आ गया। आपके हिसाब से मैं आपसे भगवान की डेफिनेशन चाहता हूँ, कि आपके हिसाब से भगवान क्या है? क्योंकि इसका आपने जैसे बताया कि जो लोगों को ऊपर भगवान दिख जाते हैं तो वो एक्चुअली उनकी हेलुसिनेशन होती है बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन, है ना। और आपने बताया कि जो कृष्ण बोलते हैं मैं कण कण में हूँ, तो वो एक्चुअली वो कण कण में वो यूनिवर्स को इनहेल कर रहे हैं। तो क्या भगवान जो उनकी एक्चुअल सेंस है वो सिर्फ निराकार है, या फिर साकार रूप में भी वो एग्जिस्ट करता है? निराकार है, मतलब कोई आकार नहीं है, इनफाइनाइट, मतलब गॉड इज इनफाइनाइट। मतलब जितना यूनिवर्स का लेंथ है, मतलब यूनिवर्स जो भी आप देख रहे हैं, मतलब स्पेस का जितना लेंथ है, स्पेस जो आकाश तत्व है ना, 5 तत्व भी भगवान है, 5 तत्व, और सब चीजों को समाता कौन है? आकाश तत्व। तो जो सबको संभाले अपने अंदर, तो वही भगवान है एक्चुअली। तो स्पेस में अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला, नियरेस्ट फॉर्म ऑफ गॉड ब्रेथ, मैंने क्यों बोला? राइट, क्यों बोला आप सोचिए। तो कण कण में श्री कृष्ण जी का मतलब क्या था? अब जो आपने बोला कि लोगों को जैसे दिखता मूर्ति है, अब इस पे भी मैं आऊंगा आपको। देखो मूर्ति है जैसे, या हनुमान जी हैं, कोई भी है, सनातन धर्म इतना ब्यूटीफुल है, किसी चीज में भगवान देख सकते हो। देखो फेथ और श्रद्धा, इसका अपना अलग महत्व है अपना। कभी भी किसी के फेथ को तोड़ना नहीं चाहिए। लोग बोल देते हैं ना कि यार क्या मूर्ति पूजा कर रहा है, गलत है। फेथ है, सोचिए, आप सोचिए कि आज मेरे को हनुमान जी पे विश्वास है, मैं हनुमान जी के जैसे मंदिर में घुसता हूँ, मैं बड़ा काम हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ काम? क्योंकि जैसे ही मैं उनके मंदिर में घुसा, वैसे ही मेरा ब्रेन ने अच्छे हार्मोन्स रिलीज करने शुरू कर दिया, एंडोमॉर्फिन रिलीज हुआ, मेरे को बड़ी कामनेस फील हो गई, ऑक्सीटोसिन, कॉकटेल ऑफ गुड हार्मोन्स रिलीज हो गए एकदम से, क्योंकि मेरा फेथ ही इतना है उस पर, तो मैं पॉजिटिव हो गया एकदम से। समझिए आप, इसी प्रिंसिपल को यूज करके एक बहुत अच्छी हीलिंग जो है बेसिकली, एक्सीडेंटली तो नहीं बोलूंगा, बट बड़ा सोच समझ के मैंने इसको करा था। तो एक मेरे पेशेंट थे जिनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर उनको हो रहा था, राइट, क्योंकि उनका एक हार्ट का वॉल
थोड़ा सा लीक हो रहा था। उनकी फादर को भी सेम प्रॉब्लम हुई थी 15 साल पहले, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। एम्स में उनका इलाज चला था। तो ये जो इनके बेटे थे ना, इनको सेम प्रॉब्लम 2 साल पहले आया थी। हल्का सा वॉल लीक हुआ, इजेक्शन फ्रैक्शन थोड़ा सा डाउन हुआ, और लिवर बॉडी में वाटर भरने लग गया, मतलब रिटेंशन होने लग गया। तो लेसिक्स दे दिया उनको डॉक्टर ने कि आप ये खाते रहो, यूरिन एक्सेस आता रहेगा और उससे क्लीन होता रहेगा एक्चुअली, ठीक है। तो बट वो तो मैनेजमेंट है, हमारे पास भी आया वो ट्रीटमेंट करने। आयुर्वेद में सब चीज यूज कर ली मैंने, कुछ भी काम नहीं करा। अच्छी से अच्छी दवाइयाँ, 3 महीने हो गए और कंडीशन वर्स हो गई। क्रेटनाइन बढ़ता है, बिलिरुबिन बढ़ता है। फिर मैं एक दिन ध्यान में बैठा तो मैंने सोचा ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमेशा यही सोच रहा है ना कि जैसे मेरे फादर गए वैसे मैं जाऊंगा। मदर भी यही सोच रही है। डीएनए इंप्रेशन क्या जा रहा है? नाउ हाउ इट वर्क्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन एपिजेनेटिक्स। सो डीएनए का शेप जो है ऐसे है ना, यहां से जो इंफॉर्मेशन जाती है एमआरएनए को, एमआरएनए को हम वात बोल सकते हैं, और वहां से इंफॉर्मेशन जाती है टीआरएनए को, टीआरएनए को हम पित्त बोलते हैं, जो ट्रांसफॉर्म करता है। वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर में। बेबी बॉर्न हो गया, जब ये मल्टीपल टाइम जब ये साइकिल ऐसे चलती रहती है तो जाइगोट बनता है ना, फिर सेल डिवीजन होता है, फिर ऐसे बेबी बनता है। तो इन्फॉर्मेशन डीएनए से जा रही है, डीएनए में पूरा इम्प्रिंट है हमारा। तो हमारी जो जीन्स है 20,000 से ज्यादा जीन्स है, जिसमें 2% जीन्स है जीनोटाइप्स जो चेंज नहीं हो सकती है। 98% जीन्स है फिनोटाइप्स, जो सिर्फ विचार मात्र से ही चेंज हो जाती है। आपने सोचा और वो चेंज हो गई। तो वो इंसान हमेशा नेगेटिव सोच रहा था कि मेरे को भी ऐसे जाना है, ऐसे मेरे फादर जाएंगे। तो जो जीन्स उसको हील करने वाली है, क्योंकि सारा कुछ तो चलता जीन्स से ही है ना हमारे शरीर में, तो वो जीन्स पॉजिटिवली वर्क कर ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उनको सिग्नल ही नेगेटिव मिल रहा है। उसको बोलते हैं हम डीएनए इंप्रेशन। वट एवर वी थिंक, जैसे अगर मेरी आदत है नेगेटिव सोचना, तो ये इंफॉर्मेशन डीएनए में जा रही है कि भाई ये इंसान तो नेगेटिव सोच रहा है, इसको कॉर्टिसोल ही ज्यादा चाहिए। तो वो मेरे डीएनए में अगर एनकोड होगी तो हमेशा अच्छी सिचुएशन में भी मेरा बॉडी कॉर्टिसोल ही रिलीज करेगा। तो मैं अच्छी सिचुएशन में भी सिर्फ दुखी ही रहूंगा एक्चुअली में। कई लोगों को देखा ना, अपने हमेशा वो कंप्लेनिंग नेचर में ही रहते हैं। वो नेचर बनता खुद ही बनाते हैं वो उस चीज को। दिस इज एपिजेनेटिक्स, कि मैं अपने विचारों से अपना जो भविष्य है वो खुद ही लिख रहा हूं। तो मैंने उनको बुलाया जब मेरे को समझ आया कि ठीक नहीं हो सकता। मैंने बोला आप किस भगवान को मानते हो? उन्होंने बोला हनुमान जी को मानता हूं। मैंने बोला आज से सारी दवाइयां बंद, सिर्फ लिवर की दवाई लोगे, और रात को आसन बिछा के 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, और साथ में एक लोटा रखोगे भर के जल का। राइट? 21 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 23वें दिन बॉडी का रिटेंशन कम होने लग गया। 35वें दिन वो बंदा बिल्कुल ओके था। मेरे पास आया चंडीगढ़ जब मैं गया था देखने दोबारा, एंड उन्होंने को सरप्राइज दिया, मदर और बेटे ने। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल, बिलिरुबिन, किडनी, क्रेटनाइन बिल्कुल स्लिम हो गया बंदा, और विदाउट एनी मेडिकेशन। अब हुआ क्या? हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां, 40 एफर्मेशन है, जिसमें से कुछ एफर्मेशन में बोलना चाहूंगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। ये 3 चौपाई में सब कुछ आ गया। कर्म भी याद आ गया, रोग भी चला गया। अब सोचिए, भूत पिशाच, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा सब चला गया। अब उसने जब इसका पाठ किया, अब पुराना विश्वास था हनुमान जी पे, वो फेथ रिस्टोर हुआ। उस फेथ से क्या हुआ कि ब्रेन ने अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स को दोबारा से सीक्रेट करना शुरू किया, जिससे थोड़ी पॉजिटिविटी आई उसके अंदर। और फिर पॉजिटिव, अब उसके अंदर फेथ आया, मैं ठीक हो सकता हूं। जैसे ही वो एक बार थॉट आया तो धीरे धीरे पॉजिटिव इंप्रेशन गया डीएनए के अंदर, और कुछ समय तक जब वो डीएनए के अंदर कंटिन्यूसली गया तो डीएनए में वो एनकोड हुआ, और जो जीन्स बॉडी को हील करने वाली थी, उस फंक्शन को हील करने वाली थी, वो जीन्स ने बॉडी के फेवर में काम करना शुरू कर दिया, और बॉडी हील हो गई। ये पावर है बेसिकली एपिजेनेटिक्स की, थॉट की। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक विचार अगर एक इंसान ने 30 साल पहले सोचा होगा, हो सकता है नेगेटिव विचार, हो सकता है वो 30 साल के बाद वो विचार को बार बार सोच के या बार बार वैसे ही सोच के वो कैंसर बना ले अपने आप के अंदर। जेनेटिक म्यूटेशन होती है ऐसे एक्चुअली, सोच से। और एक ही सोच से आप ठीक भी कर सकते हो और एक ही सोच से बिगाड़ भी सकते हो। तो आज जो जैसा मैं हूं वो मेरी वजह से ही हूं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। अगर आप मेरे को थप्पड़ भी मार दोगे ना आज अभी, तो मेरा रिएक्शन है ना कि मैं उसको कैसे लूं। मैं अपने डीएनए में नेगेटिव इंप्रेशन भी डाल सकता हूँ, उसको नेगेटिव सोच के या वापस लड़के आपसे। सोचिए हर सिचुएशन पे वो मेरा एक्शन है, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ एक्चुअली, आप समझिए। देखिए इसमें कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि फिर तो हम स्ट्रेस ही ना ले, कुछ गलत हो रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं करना। गलत हो रहा है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लो। समझिए सनातन धर्म क्या है, एक हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है, बट यूज इट वाइजली। जहां पे शस्त्र यूज होंगे वहां शास्त्र वहां शास्त्र को यूज करिए। अब कोई आपके सामने गलत हो रहा है, उसको अगर आपको थप्पड़ ही मारना पड़ा, थप्पड़ मार दीजिए, बट डोंट टेक इट टू योर हार्ट, डोंट टेक इट टू योर डीएनए, सॉल्व इट देन एंड देयर। बाद में ऐसे गलती नहीं आना चाहिए मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। एक्चुअली सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। स्ट्रेस आया, उसको आज किया, सोने से पहले खत्म कर दो, सॉल्व कर दो उसको। वो लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। जहां 10 दिन वो रुक गया, वो डीएनए में गया। और 10 दिन आपको सोचो नेगेटिव,
कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, नेगेटिव स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं शरीर के अंदर, और वो कितने फंक्शंस को आपकी बॉडी के अगेंस्ट कर देंगे आपको भी नहीं पता, और क्या बीमारी लेके आ जाएंगे। मेरे पास जितने भी कैंसर पेशेंट आते हैं 90% ऑफ देम, उन्होंने आज तक सिगरेट नहीं पी, उन्होंने आज तक अल्कोहल नहीं पिया, और उनको यही क्वेश्चन होता है कि हम ही क्यों, हमारा इतना सात्विक वो था, बट स्ट्रेस सबने खूब जम के लिया। इसीलिए इसलिए मैं कुंभक सबको सिखाता हूँ। कुंभक क्रिया जो मैंने सिखाई आपको, वो आपके सेरोटोनिन को हाई करेगा और आपको पॉजिटिव करेगा, लोगों के प्रति भी, अपनी लाइफ के प्रति भी, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी के हर चीज के प्रति बेसिकली, यू नो, और एक ड्युअलिटी को खत्म करता है वो बेसिकली। तो आप बहुत अच्छा होने पे बहुत ज्यादा एक्साइट भी नहीं होते हो, राइट, और बहुत गलत होने पे बहुत ज्यादा मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हो, हर जगह, मतलब गलत होने पे भी अपॉर्चुनिटी निकालते हो। तो वो एटीट्यूड होना चाहिए, तो आप बीमार नहीं पड़ते एक्चुअली। तो ये एपिजेनेटिक्स है। भागवत गीता में भी कृष्ण जी बोलते हैं। तो एपिजेनेटिक्स हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से वर्णित है ना। आप सोचिए, इस पे एक स्टोरी बताऊंगा, एपिजेनेटिक्स कहाँ रोल प्ले करती है। 1730 में जब चार्ल्स डार्विन ने शुरू किया था जीन्स को पढ़ना, आप समझ रहे हैं जी, पढ़ना शुरू किया था, जब साइंटिस्टों ने इसको जो पढ़ना शुरू किया 1730 था यार, पता नहीं कौन सा ईयर था, बट कभी ऐसा हुआ था कि उन्होंने, मैंने एक वाक्य में पढ़ा है ये, तो एक फॉरेस्ट होता था, वहां पे एक फल होता था जिसमें पल्प बड़ा अच्छा होता था, तो वहां पे पक्षी होता था, उसकी चोंच बड़ी सॉफ्ट थी, तो वो उसके पल्प को खाते थे। अब क्या हुआ कि उससे उसकी पॉपुलेशन बढ़ी, फल कम हो गए और बीज बढ़ गए, बीज क्योंकि वो खाते नहीं थे, बीज नीचे पड़े हुए थे। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि कुछ लोगों ने तो जो पक्षी थे वो तो हार ही मान गए, भाई अब खाना है नहीं, क्या करें, मर गए, बट कुछ लोगों ने फाइट करा, उन्होंने कहा कि कुछ और खाना हो सकता है, बीज को खा के देखते हैं। उन्होंने चोंच मारी बीज में, कईयों की चोंच टूटी, सोचिए चोंच टूटी, बट फिर उसको वो खा पाए, थोड़ा बहुत खा पाए, थोड़ा बहुत हुए। तो 100 सालों के अंदर 1830 तक उस पक्षी की ऐसी प्रजाति बन गई कि चोंच हार्ड हो गई उसकी, सिर्फ सोच से। उसके एंसेस्टर्स ने सोचा था और कोशिश करी, और जिससे इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन कहां से होता है? विचार से होता है, सोचिए। तो आज भी हमारे इंडिया में भी देखेंगे ना, जिन लोगों ने, जब मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, जो लोग लड़े बहुत ज्यादा, मतलब आप सोचिए, उनके परिवार में आज भी वो कॉन्फिडेंस, वो भी निडरता आज भी है। और राजपूतों के परिवार में चले जाइए, आप कहीं पे भी चले जाइए, और जो लोग झुक गए वो आज भी डरे हुए रहते हैं इन चीजों से, आज भी वो बचते हैं इन चीजों से। संस्कार किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं। संस्कार कहां से आते हैं? विचारों से आते हैं। तो जो आज आप सोच रहे हो, जैसा आज आपका विचार है, वो आपको ऑफिसरिंग में जाना ही जाना है। समझ रहे हैं कि आपका सारा विचार, जिसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल, गिमलस बोल लीजिए आप, तो यहाँ का जो पार्टिकल है उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि हाथ कैसे बनना है। जो आप सोच रहे हो वो भी सब आपके गिमलस में जा रहा है, आपके उस पार्टिकल में जा रहा है, बहुत जाके आपके सीमन में जाएगा, ऐसी फीमेल में जाता है। जब सीमन का मिलाप हुआ, वो एक जाइगोट जो बना, वो आर्किटेक्चरल इन्फॉर्मेशन है कि कैसा बेबी को बनना है। इसलिए गर्भ संस्कार में 3 महीने पहले विचारों का शोधन होता है। अगर सोचो फादर को थोड़ा सा भी ओसीडी है या थोड़ा सा भी कुछ ऐसा इशू है जो कहीं नेगेटिविटी में फंसा हुआ है, तो सेम संस्कार जाएंगे बच्चे के अंदर, डरा हुआ पैदा हुआ अगर फादर भी करता है। अब सब चीजें कनेक्ट हो रही, जितनी भी पॉडकास्ट हमने बात करी। तो एपिजेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर कोई समझ जाए तो कोई दिक्कत ही ना हो। इसमें स्पिरिचुअलिटी है, इसमें बोलते हैं ना कल्चर। मैं एक लाइन बोलता हूँ, प्रिजर्व द कल्चर, ठीक है, उससे हेल्थ अपने आप इंप्रूव हो जाएगी और उससे वेल्थ अपने आप आ जाएगी। तो बाय स्प्रेडिंग आयुर्वेदा हमारा गोल क्या है? आयुर्वेदा को एज अ सब्जेक्ट सबको पढ़ाने का गोल यही है कि वी आर प्रिजर्विंग द कल्चर, वी आर ब्रिंगिंग इट बैक। जिसमें हमने उत्तराखंड में तो हम सक्सेसफुल हो गए हैं, क्लास 6 से 12 तक होम साइंस के सब्जेक्ट को आयुर्वेद से रिप्लेस कराने में। अच्छा, आयुर्वेद का स्टडी अब ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। सेम हमारा मोटो यही है कि वापस से शरीर की जो ये जानकारी है, अगर बच्चों को पता लग जाएगी तो बच्चे बीमारी नहीं पड़ेंगे, और बीमारी नहीं पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। सो दैट इज द गोल ऑफ आयुर्वेदा, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। सर, मैं दिल से ये चीज इच्छा मेरी है कि आप जिस मिशन पे हैं इस पे कि आयुर्वेद की नॉलेज को हर जगह पहुंचाए, तो वो सक्सेसफुल हो। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली पाता हूँ कि आपसे मैं मिल पाया आज और आपसे बात कर सका इस बारे में। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूवर्स इसको सुन रहे हैं उनको भी आज बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल ये डिस्कशन लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो सर। और आगे इसके कमेंट्स जो भी आते हैं, जो भी इसके रिव्यूज आते हैं, उसके अनुसार अगर आप एक और हमारे साथ पॉडकास्ट करेंगे तो हमें बहुत डेफिनेटली एनी टाइम फॉर आयुर्वेदा, टू स्प्रेड आयुर्वेदा, टू टीच आयुर्वेदा। मैं अपने आपको डॉक्टर नहीं बोलता, टीचर बोलता हूँ, मैं टीचर। तो हमेशा मेरे को सिखाना है आयुर्वेद, मेरा इस जिंदगी का यही वो है, मतलब मेरा रोल जो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल के टीच आयुर्वेदा, टीच बॉडी एपिजेनेटिक्स। बस यही लास्ट में जाके बोलूंगा मैं, हर विचार को देखिए, कोई भी नेगेटिव विचार एक पोटेंशियल डिजीज है। पोटेंशियल डिजीज, जो सोच सकते हो, जितना सोच सकते हो, वो कैंसर भी हो सकता है, एक सिंगल विचार जो खुद के लिए भी और हमारे आगे की जनरेशन के लिए।
तो अपनी जनरेशन को अच्छा करना है तो विचारों पे काम करिए, और उसका पहला स्टेप है कुंभक क्रिया। तो कुंभक क्रिया आप करिए, ब्रेथ होल्ड, करेक्ट योर ब्रेथ एंड ब्रेथ होल्ड की प्रैक्टिस करिए। सेरोटोनिन हाई रहेगा तो सब सही रहेगा। तो सर अगली बार आपके साथ जब एक पॉडकास्ट शूट करने आएंगे तो आई होप कि मैं कुंभक क्रिया में बिल्कुल आगे तक पहुंच गया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर। दोस्तों आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो YouTube पर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हमको सुन रहे हैं तो हमारे शो को फॉलो जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।